आज की कहानी 2 अरबपति परिवारों की कहानी है और बहुत ही बड़ा नाम समाज में, बेइंतहा पैसे, अरबों की जायदाद, बड़ा बिजनेस घराना। इनमें से एक परिवार जिसका नाम श्रेयन देवानी, ये भारतीय मूल के ब्रिटिश अरबपति, इनका अपना बहुत बड़ा कारोबार बिजनेस का, श्रेयन देवानी का। तो यह हैं भारतीय लेकिन ब्रिटेन में जाकर बस गए और इनका अपना अच्छा खासा धंधा बिजनेस चल रहा था। जब ये जवान हुए, अपने फादर के बिजनेस में इन्होंने हाथ बटाना शुरू किया और शादी के लायक हुए, तो फिर इनके लिए रिश्ता देखना शुरू किया गया श्रेयन देवान के लिए। धीरे धीरे बहुत सारी लड़कियां देखी गईं और आखिर में एक भारतीय ही मूल की एक स्वीडिश लड़की जिसका नाम एनी था, वो भी भारतीय मूल की थी लेकिन वो स्वीडन में जाकर बस गई। उनके पिता भी अच्छे खासे बिजनेसमैन, बड़े, वो भी अरबपति। तो वहाँ पे जाके बात बनी, दोनों परिवार वाले एक दूसरे से मिले, लड़का लड़की से मिला, श्रेयान एनी से मिला, एनी श्रेयन से मिले और फिर दोनों में रिश्ता तय हो गया। तो ये इत्तेफाक की बात थी कि एक लड़का और एक लड़की जो दो हैं तो हिंदुस्तानी, भारतीय, लेकिन दोनों अलग अलग देश में जाकर बस गए। तो भारतीय मूल की एनी और भारतीय मूल का देवानी, एक ब्रिटेन और एक स्वीडिश, दोनों के परिवार की रजामंदी से 2010 में इनकी शादी होती है। और उस वक्त एनी की उम्र 28 साल थी और देवयानी की 30 साल। तो देवानी और एनी की शादी होती है। शादी के बाद, शादी बड़े धूमधाम से होता है, तमाम बड़े ख़ास लोग, बड़ी हस्तियां आती हैं शामिल शादी में, मीडिया में भी इसकी कवरेज होती है। शादी के बाद एनी और देवानी दोनों हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका जाने का फैसला करते हैं। बिजनेस के सिलसिले में देवानी कई बार पहले भी साउथ अफ्रीका जाता रहा और साउथ अफ्रीका उसे पसंद था और ये बात एनी को भी मालूम थी। शादी से पहले दोनों एक दूसरे के शौक भी पूछ रहे थे। तो फिर ये तय हुआ कि साउथ अफ्रीका में ही हनीमून मनाएंगे। तो देवानी और एनी 2010 में शादी के करीब हफ्ते भर बाद हनीमून मनाने के लिए साउथ अफ्रीका पहुंच जाते हैं। साउथ अफ्रीका जाने के बाद अगले कुछ दिन तक ठीक ठाक रहता है, लेकिन फिर एनी नोटिस करती है कि कई बार बीच बीच में श्रेयन देवानी अपने फ़ोन में ज़्यादा उलझा रहता है और लगातार वो फ़ोन पे बिज़ी रहता है। कभी मैसेज, व्हाट्सएप, कभी कॉल, और जब देवयानी उसके फ़ोन में झांकने की कोशिश करती तो अचानक फ़ोन को हटा देता है। तो ये कुछ कई बार हुआ। इससे एनी को थोड़ा सा कुछ डाउट होने लगा, लेकिन फिर उसे लगा कि बिज़नेस है, दोस्त हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उसने इसको नज़रअंदाज भी किया। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई थी। इसके बाद दोनों अब हनीमून पे हैं और हनीमून के दौरान लगातार साउथ अफ्रीका में अच्छी अच्छी जगह घूम रहे हैं। एक रात इसी हनीमून के दौरान ये दोनों एक बहुत ही आलीशान और महंगे कैफ़े में बैठे हुए डिनर कर रहे थे, कैंडल लाइट डिनर, एनी और देवयानी। उस डिनर के दौरान सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद एनी ने नोटिस किया कि जहाँ पे वो डिनर कर रहे थे उसके थोड़ी दूरी पे एक दूसरे टेबल पे 2 और लोग बैठे थे, एक कपल था। लेकिन देवयानी का ज़्यादातर ध्यान उस टेबल की तरफ था। अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उन दोनों में से वो किसे देख रहा था, लड़के को या लड़की को, और क्या कुछ है, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ उसे डाउट हुआ। इसके बाद थोड़ी देर के बाद कैफ़े में अचानक देवानी एनी से कहता है कि तुम बैठो, मैं ज़रा कुछ अर्जेंट कॉल है करके आता हूँ, और वो कैफ़े से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद कुछ वक्त बीतता है, वो लौटता नहीं है। एनी को कुछ शक होता है, वैसे ही उसके दिल में शक पैदा हो चुका था। वो चुपचाप से कैफ़े से बाहर निकलती है, लेकिन फिर देखती है कि वो बहुत तेज़ी से आ रहा है, बात आई गई हो जाती है। इसके बाद दोनों अपने होटल पहुंचते हैं। होटल पहुंचने के बाद उसी रात फिर देवयान कहता है एनी से कि मैं बाहर आ रहा हूँ, किसी से मिलना है और थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तुम इंतज़ार करो। और वो कमरे से बाहर निकल जाता होटल के। अब इतनी रात को हनीमून पे आया और ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है, एनी वैसे ही शक उसको पहले ही हो चुका था कि लगातार मोबाइल में उलझा हुआ है। उसने कैफ़े में भी देखा डिनर के दौरान।
तो अब उसके मन में शक पूरी तरह से घर कर गया था। जैसे ही देवानी बाहर निकलता है होटल से, एनी खामोशी से उसके पीछे पीछे फॉलो करती है। देखती कि वो होटल के बैक साइड में जाता है, वहाँ पे कोई और भी था। फिर दोनों गले मिल रहे थे, एक दूसरे को चूम रहे थे। ये सब देखने के बाद अचानक एनी को बहुत तेज़ गुस्सा आता है और वो वापस मुड़ती है जाने के लिए। इत्तेफाक से उसके जाने के कदमों की आवाज़ सुनाई दे जाती है श्रेयान को। पलट कर देखता है तो एनी थी। अब श्रेयान की हालत ख़राब हो जाती है कि उसकी वाइफ ने इस हालत में उसे देखा है। वो उसके पीछे भागता है तेज़ी से। इस दौरान में वो फ़ोन भी करता है और फ़ोन कर रहा है और फॉलो कर रहा है। वो होटल से बाहर निकल जाती है, रात का वक्त था। थोड़ी देर के बाद खैर किसी तरह से अब एनी भी फ़ोन कर रही है किसी को। वो एनी तक पहुंचता है और एनी को पकड़ लेता है। बट इस सारी कवायद में करीब 5-7 मिनट बीत चुके थे। इसी दौरान में वो एनी से भी बात कर रहा था और समझा रहा था कि तभी एक गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी में 3 लोग थे। और उस गाड़ी में जो 3 लोग थे उसमें से 2 बाहर उतरता है गन पॉइंट पे। श्रेयान देवानी और एनी दोनों को गाड़ी में बिठा लेता है और इसके बाद अपने साथ ले जाता है। अब इसके बाद अगले 2 दिन तक ये दोनों गायब। इधर देवानी का परिवार और एनी का परिवार दोनों परेशान, क्योंकि हनीमून पर गए थे। इनका रूटीन था डेली कम से कम 2-4 बार फ़ोन करना, घर वालों को बताना कि मैं ठीक हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ। होटल पता किया तो पता चला होटल भी ये लोग नहीं आए हैं 2 दिन से। दोनों परिवार घबरा गया कि क्या हुआ और कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस दौरान में इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखा दी। अब जब ये सारी चीज़ें हुई तो एक चिंता भी थी इन दोनों को लेकर, इनकी सुरक्षा को लेकर कि आखिर मामला क्या है। 2 दिन के बाद अचानक श्रेयान देवानी का फ़ोन उसके घर पे जाता है और वो बताता है अपनी कहानी। घर वाले उसका फ़ोन सुन के पहले तो बहुत खुश होते हैं, 2 दिन से परेशान थे, क्या हुआ। तो बताता है कि ऐसे ऐसे हम दोनों होटल के बाहर निकले थे और अचानक एक गाड़ी में कुछ लोग आए, 3 लोग थे और उन्होंने हम दोनों को किडनैप किया और अपने साथ ले गए किसी गुमनाम जगह पर। 2 दिन के बाद मैंने उन्हें कुछ पैसे वैसे की बात की थी कि मैं दे दूंगा। उन्होंने मुझे एक गाड़ी में छोड़ दिया इस धमकी के साथ कि किसी को हमारे बारे में बताया तो जान से मार देंगे, और मैं किसी तरह निकल आया। उन्होंने पूछा एनी कहाँ है, तो उसने कहा कि उन्होंने एनी को गोली मार दी। हालांकि हम दोनों को अलग अलग बंधक बना के रखा था, लेकिन उन्होंने ही मुझे बताया कि उन्होंने एनी को गोली मार दी है। अब ये बात एनी के घर तक पहुँची। एनी के घर वाले परेशान हो गए सुनकर। चूँकि बड़े लोग थे, अरबपति, साउथ अफ्रीका पहुँचे। वहाँ पे इन्होंने अपने दबदबे और हैसियत के हिसाब से पुलिस पे भी दबाव डाला। पुलिस ने केस दर्ज किया। केस दर्ज करने के बाद अब पुलिस ने ढूंढना शुरू किया। तो अब वो CCTV फुटेज और बाकी चीज़ों के ज़रिए आखिरकार उस कार का पता चला जो वारदात वाली रात इस्तेमाल में किया गया था। उस कार के बाद एक शख्स को गिरफ़्तार किया गया। उसने बताया कि हाँ वो उस रात था। फिर उसकी निशानदेही पे 2 और लोगों को गिरफ़्तार किया गया। तो कुल मिलाकर पता चला कि उस कार में उस रात 3 लोग थे। उसका जो टैक्सी का ड्राइवर था उसका नाम था जोला टोंगो। उसका एक साथी था माजीवा मडोडा और एक तीसरा था जेलिले। तो इन तीनों को जब साउथ अफ्रीका पुलिस ने गिरफ़्तार किया तब उन्होंने कहा कि हाँ ये जुर्म मैंने किया है, एनी को मैंने गोली मारी, कत्ल किया। तो पुलिस ने पूछा कि फिर तुमने श्रेयान देवानी को क्यों छोड़ा। तब इन तीनों ने बयान दिया कि असल में मुझे श्रेयान देवानी ने ही हायर किया था एक सुपारी किलर के तौर पर एनी को रास्ते से हटाने के लिए, और उसने पैसे दिए थे। अब जब ये बात सामने आई तो सीधे सीधे एक कत्ल का मुलजिम बन गया श्रेयान देवानी, एक अरबपति। लेकिन इस बीच में जब ये सारी चीज़ें हुई और ये तीनों पकड़े गए, उस दौरान में कई दिनों का गैप था। तब तक श्रेयान देवानी साउथ अफ्रीका से वापस ब्रिटेन पहुंच जाता है और अब वो ब्रिटेन में है। इधर उसके आने के बाद ये तीनों पकड़े जाते हैं और वो खुलासा करते हैं और बयान देते हैं कि उन्होंने ये कत्ल श्रेयान देवानी के कहने पे किया और उसी ने सुपारी दी थी। अब साउथ अफ्रीकन पुलिस को श्रेयान देवानी की तलाश थी। वो ब्रिटेन से बात करते हैं। दोनों में चूँकि प्रत्यर्पण संधि का एक समझौता ऑलरेडी था, तो इसके बाद ब्रिटेन भी साउथ अफ्रीका पुलिस की अपील को मान लेती है और श्रेयान देवानी को साउथ अफ्रीका भेज दिया जाता है। वहाँ उसे पकड़ा जाता है। इसके बाद मुकदमा चलता है। इस दौरान में अदालत जो ड्राइवर था जोला टोंगो
मजिमा डोडा और जेलिलो, इन तीनों पे मुकदमा चलाने के बाद जो मगेनी था एक इसमें से मेन जिसने गोली चलाई थी, उसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी थी। लेकिन मगेनी को ये जब सज़ा सुनाई गई और वो जेल गया तो जेल में उसकी अचानक मौत हो जाती है, वो नेचुरल डेथ थी। जबकि दूसरा जो ड्राइवर था उसको 25 साल की सज़ा होती है और एक तीसरा टोंगो था वो सरकारी गवाह बन जाता है, लेकिन उसके बावजूद उसे 18 साल की सज़ा होती है। तो एक को उम्र कैद, एक को 25 साल और एक को 18 साल। एक की मौत हो गई, एक सरकारी गवाह बना, इसलिए उसको 18 साल की सज़ा हुई। अब मुकदमा आया सीधे सीधे मेन अक्यूज के ऊपर, यानी शयन देवानी के ऊपर। अब शयन देवानी को लेके एक तो अरबपति कत्ल का मुकदमा, सुपारी देने की बात, कातिल खुद एक्सेप्ट कर रहा है। ये मुकदमा शुरू होता और मुकदमा चलता और इस मुकदमे में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। पहली चीज़ जो एनी के घर वाले जानना चाहते थे कि आखिर ऐसी क्या बात हुई कि हनीमून पर शयन ने एनी का कत्ल करवाया, जबकि इन दोनों की मर्जी से शादी हुई थी। दोनों शादी से पहले कई बार मिले जुले थे, अकेले में भी मिले थे, और दोनों की सहमति के बाद घर वालों ने अपनी सहमति और मंजूरी दी और उसके बाद शादी हुई। तो जब मर्जी से शादी हुई, दोनों ने खुशी खुशी शादी की, तो शादी के हफ्ता 10 दिन के बाद ऐसी कौन सी चीज़, ऐसा कौन सा राज सामने आया जिसकी वजह से एनी की जान गई। इस चीज़ को लेकर शयन देवानी अदालत में लगातार खामोश रहा। उसने रीज़न कुछ नहीं बताया, वो खुद को बेकसूर बताता रहा और उसने ये भी कहा कि इन 3 लोगों ने जिसने उसके ऊपर तोहमत लगाई है कि मैंने सुपारी दी है, ये झूठ है। उसने कत्ल की बात कभी मानी ही नहीं और ये लगातार कहता रहा कि इन तीनों से मेरा कोई वास्ता नहीं और ये तीनों को मैं नहीं जानता हूँ। साउथ अफ्रीकन पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करती रही, लेकिन एक चीज़ पे आके वो फंस गई। इन तीनों के साथ शयन देवानी का कोई लिंक साउथ अफ्रीकन पुलिस इस्टेब्लिश नहीं कर पाई, पैसा देने का, फ़ोन रिकॉर्ड्स या बाकी चीज़ें। हालांकि इन तीनों का कहना था कि उन्होंने कभी फ़ोन पे बात नहीं की, कभी कुछ नहीं की, डायरेक्ट आमने सामने बात हुई थी। पुलिस अपनी जांच करती रही, लेकिन इधर ये लगातार इनकार करता रहा और मोटिव कि क्यों कत्ल हुआ ये भी नहीं बता पाया। फिर अदालत में अचानक एक ट्विस्ट आता है और शयन देवानी ये कहता है कि जब ये पूछा गया कि तुम दोनों में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, ये तो रिकॉर्ड पे है, क्योंकि जिस रेस्टोरेंट में या जिस होटल के बाहर ये लोग गुस्से में निकली थी, उसके सीसीटीवी फुटेज से उससे पता था कि दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ है। तब उसने अदालत में एक चीज़ बताई। उसने कहा कि एक्चुअली मैं समलैंगिक हूँ, गे हूँ। तो एक लड़के के साथ मुझे आपत्तिजनक हालत में एनी ने देख लिया था और वो उसका पुराना दोस्त था, और उसी के बाद ये झगड़ा आगे बढ़ा और उसी में वो बहुत गुस्से में थी और वो निकल रही थी। लेकिन फिर मैंने उसको समझाने की कोशिश की, वो लगभग समझ भी गई थी, लेकिन तभी हमारा किडनैप हो गया। 3 लोग आए और हमें ले गए और उसके बाद एनी को गोली मार दी। लेकिन इस कत्ल का एनी के कत्ल से कोई रिश्ता नहीं था, मतलब इस रिश्ते का एनी के उससे कोई रिश्ता नहीं था। ये बात चलती रही। फिर उससे पूछा गया कि उस रेस्तरां में जहाँ पे आप लोग कैंडल लाइट डिनर कर रहे थे, वहाँ पे आपका भी झगड़ा हुआ, सीसीटीवी फुटेज में साफ था कि एनी खुश नहीं थी। तब उसने बताया कि जिस टेबल पे एक कपल बैठा हुआ था, दरअसल उस कपल में उस लड़की को नहीं, बल्कि उसमें एक फ़ोटोग्राफ़र था जो ब्राज़ीलियन नेशनल था, ब्राज़ील का सिटीज़न था, और वो उसका बहुत पुराना दोस्त था और उन दोनों के बीच में समलैंगिक रिश्ते थे। और इत्तेफाक से वो उस वक्त साउथ अफ्रीका आया हुआ था और वहीं उसने देखा और उसके बाद वो उस रात उस रेस्तरां के बाहर वो उससे मिला भी था। दोनों गले वले मिल रहे थे और तब एनी ने देख लिया था। तो यहाँ तक तो ये बात सामने आई, लेकिन इस कत्ल को लेकर वो लगातार इनकार करता रहा, मुकदमा चलता रहा। साउथ अफ्रीकन पुलिस इसके ऊपर उंगली भी उठी कि शायद ये बड़े लोग, और जैसे अपने देश में भी होता है कई बार पुलिस अपना काम, अपनी जांच ईमानदारी से नहीं करती है, सबूत जो है वो जानबूझ के अनदेखा कर देती है, सबूत पेश ही नहीं करती है, इससे छूट जाते हैं गुनहगार। तो साउथ अफ्रीकन पुलिस भी कई मामलों में और रिश्वत और इन सारी करप्शन के मामले में बहुत बदनाम पुलिस फोर्स है। तो कहते हैं कि शायद पैसे के बलबूते पे इस केस को कमज़ोर किया गया। 2014 में, 2010 में ये कत्ल हुआ था, 4 साल मुकदमा चला। 2014 में साउथ अफ्रीका की अदालत ने सबूतों के अभाव में शयन देवानी को एनी के कत्ल से बरी कर दिया और कहा कि कोई ऐसा सबूत नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, कोई लिंक नहीं इस्टेब्लिश हुआ और
सिर्फ उन 3 लोगों को सज़ा हुई थी, जिसमें एक को उम्र कैद, एक को 25 साल और एक को 18 साल, जो सरकारी गवाह बना। लेकिन मेन जिन्होंने कहा था इन तीनों ने कि हमें किसने पैसे दिए, किसने सुपारी दी, उसको बरी कर दिया गया। इसको लेके भी बड़े उंगलियां उठी। 2014 में जब वो बरी हो गया, इसके बाद उसके वापस ब्रिटेन जाने का रास्ता साफ हो गया और श्रेयन देवानी साउथ अफ्रीका से वापस ब्रिटेन पहुंच गया एक आज़ाद नागरिक के तौर पर, और फिर से अपने बिजनेस और बाकी चीज़ों में लगा। इधर एनी के पेरेंट्स लगातार रो रहे थे कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। ये तक पता नहीं था कि एनी का कत्ल क्यों किया गया। 3 साल गुजर जाते हैं। 2014 में कोर्ट का फैसला आया था और श्रेयन देवानी बरी हुआ था। 2017 में श्रेयन सोशल मीडिया के ज़रिए एनी के कत्ल का एक तस्वीरों के जरिए जवाब देता है। वो एक फ़ोटो पोस्ट करता है 3 साल के बाद, जब वो बरी हुआ था। और ये फ़ोटो था एक ब्राज़ील का फ़ोटोग्राफ़र है जो बहुत ही मशहूर फ़ोटोग्राफ़र वहाँ का, मार्टिन्स। उसके साथ फ़ोटो थे और वो बड़े ही अंतरंग रिश्ते वाले कुछ फ़ोटो थे, और सोशल मीडिया पे बाकायदा पोस्ट किया। और उसने अपने और उस फोटोग्राफ़र मार्टिन्स के बीच के रिश्तों का भी इस पोस्ट में खुलासा किया कि वो दोनों दोस्त हैं, दोनों गे हैं, दोनों समलैंगिक हैं और दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। और इनका उसने ये भी कहा कि कई सालों से रिश्ता है। इसके बाद कहते हैं कि श्रेयन के देवानी के घर वालों ने भी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। मतलब 2 लड़कों के बीच की बात कर रहा हूँ। और तब इस पोस्ट से जो खुद श्रेयन देवानी ने किया था, एनी के घर वालों को लगा कि एनी का कत्ल क्यों किया गया था। उनका मानना था कि ये गे था, एनी ने देख लिया था, और उस वक्त उसे ये डर था कि अगर ये एक तो बड़ा बिजनेस टाइकून, अरबपति, ये सारी चीज़ें अगर उसने खोल दी तो परिवार, बिजनेस सब पे बड़ी बदनामी होगी। और इस वजह से ही एनी के घर वालों का शक है कि श्रेयन ने एनी को रास्ते से हटा दिया। और साउथ अफ्रीका चूँकि वो हमेशा जाता था बिजनेस ट्रिप पे, तो उसके वहाँ पे बड़े अच्छे लिंक थे, लोगों को जानता था, तो उसके लिए ये काम कराना बहुत मुश्किल काम नहीं था। एनी के परिवार वालों का ये कहना है कि जब शादी हुई थी तब सारी चीज़ों की उन्होंने जांच की थी। दोनों बहुत ही, परिवार ऐसा भी नहीं था कि अरबपति तो थे, लेकिन बहुत खुले मिजाज के परिवार ये नहीं था दोनों में से। लेकिन उनका ये इल्ज़ाम था कि श्रेयन अगर गे था तो शादी से पहले उसने इस बात को छुपाया। अगर वो बता देता एनी को या उनके घर वालों को ये पता होती तो वो ज़िंदगी में एनी की शादी श्रेयन से नहीं करते। लेकिन उसने इस इतने बड़े झूठ को, जो है सच को, छुपाया और बताया नहीं। तो कुल मिला के इस कहानी में ये है कि एक अरबपति ने अपनी अरबपति पत्नी का कत्ल किया, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा, लेकिन सबूतों के अभाव में अदालत ने उसको बरी कर दिया। वो आज भी आज़ाद है और खुलेआम अब वो स्वीकार करता है कि वो एक गे है, उसके रिश्ते हैं। सोशल मीडिया पे भी अब पोस्ट करने में उसे कोई झिझक नहीं होती, कोई हिचक नहीं होती। लेकिन एनी के घर वालों को आज भी इस बात का अफसोस है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उन्हें इंसाफ नहीं मिला। मतलब रिश्तों के उलझन में उलझी हुई ये एक ऐसी कहानी है जिसके हर पेच में कई खम थे। मतलब खुद पुलिस उलझी हुई थी। और ये वो कहानी है जिसके किरदार को लेकर आप केबीसी खेल सकते हैं। शीना बोरा कौन, पीटर मुखर्जी कौन, इंद्रानी मुखर्जी कौन, संजीव खन्ना कौन, राहुल कौन, मिखाइल कौन, सिद्धार्थ दास कौन, कौन किसकी बीवी, कौन किसकी बेटी, कौन किसकी बहन, कौन किसकी साली, कौन किसकी मंगेतर, कौन किसका बाप। मतलब ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो इस खूनी कहानी के साथ न जुड़ा हो। और इसीलिए खुद मुंबई पुलिस भी बड़ी उलझन में थी। तो मैं आपको ज़्यादा नहीं उलझाऊंगा, कोशिश करूंगा बिल्कुल आम लफ्ज़ों में आपको ये कहानी सुनाऊं और इस कहानी के पीछे का पूरा सच जो है वो बताऊं। शीना बोरा मर्डर केस के बारे में आप सब जानते हैं, आपने सुना, देखा। मैं खुद मुंबई में था उस दौरान और मैं 10 दिन तक खार पुलिस स्टेशन के बाहर ही सुबह से शाम तक खड़ा रहता था, क्योंकि सारी जो पूछताछ हो रही थी खार पुलिस स्टेशन में हो रही थी। या तो खार पे होता था या फिर पीटर मुखर्जी के घर पे होता था, जहाँ पे भी पुलिस का आना जाना था। मैं, मेरी टीम में शिवेंद्र श्रीवास्तव, सुप्रतीम बनर्जी, हम दिल्ली से गए थे, जबकि मुंबई में साहिल जोशी, मुस्तफ़ा शेख और बाकी जो वहाँ की टीम, हमारी बहुत अच्छी टीम है, वो लोग मुंबई से थे। तो हम मतलब
पूरी टीम डेडिकेटेड थी इस स्टोरी पे, क्योंकि हर एक का इंटरेस्ट था इस स्टोरी में। तो उस दौरान 10 दिन मुंबई में रहे, अच्छा भी लगा। तो कुल मिला के ये कहानी कैसे शुरू हुई और कहानी कैसे अंजाम तक पहुंची, ये मैं आपको सिलसिलावार बताता हूँ। बात जून 2015 की है। राकेश मारिया मुंबई पुलिस के कमिश्नर हुआ करते थे। एक दिन वो दफ्तर में बैठे हुए थे, तभी उनके पास एक गुमनाम फ़ोन आता है। फ़ोन किसी लड़की ने किया। वो लड़की राकेश मारिया से कहती है कि शीना बोरा नाम की एक लड़की पिछले 3 साल से गायब है, वो अपने घर पे नहीं है, ना अपने किसी रिश्तेदारों से ना किसी के संपर्क में है, और उसका मर्डर हो चुका है। और उसका मर्डर किसी और ने नहीं कराया, बल्कि खुद उसकी मां इंद्रानी मुखर्जी ने कराया। आप इसकी जांच कीजिए। ये कहकर वो लड़की फ़ोन काट देती है। राकेश मारिया बहुत ही मुंबई पुलिस के इंटेलिजेंट अफसरों में उनकी गिनती होती है। 26/11 की पूरी जांच उन्होंने की थी। जब 93 ब्लास्ट की जांच हो रही थी तो संजय दत्त से पूछताछ करने का काम भी राकेश मारिया ने किया था। वो जब फिल्म में दिखाया था, एक सवाल के जवाब में एक पुलिस वाला संजय दत्त को थप्पड़ मारता है, वो थप्पड़ दरअसल राकेश मारिया ने ही संजय दत्त को मारा था। तो राकेश मारिया मुंबई के पुलिस कमिश्नर, और उनके पास ये जून 2015 में ये फ़ोन लड़की का। फ़ोन रखने के बाद जब फ़ोन कट जाता है तो राकेश मारिया सोचते हैं कि जो भी लड़की थी, अच्छा वो बताती है कि ये बड़े लोग इसमें शामिल हैं, इंद्रानी मुखर्जी हैं, पीटर मुखर्जी। अब पीटर मुखर्जी का नाम बहुत बड़ा है, मतलब मीडिया में मीडिया टाइकून कहा जाता है उनको। मैं एक बार मिला था जब वो स्टार न्यूज़ के भी हेड थे, तो स्टार टीवी के वो हेड थे, CEO वीओ। तो बहुत, जो स्टार टीवी आप लोग देखते हैं, तो मीडिया टाइकून टाइप। तो अब इतने बड़े मीडिया टाइकून उनकी बीवी का नाम ले रहा है कि उसने पीटर मुखर्जी का नाम नहीं लिया था लड़की ने, लेकिन इंद्रानी मुखर्जी का नाम लिया। अब इंद्रानी मुखर्जी का नाम लेने का मतलब है सीधे सीधे पीटर मुखर्जी के घर तक जाना। तो राकेश मारिया को मालूम था कि ये बहुत बड़ा केस है अगर ऐसा हुआ तो, और बिना सबूत के इंद्रानी मुखर्जी या पीटर मुखर्जी पे हाथ नहीं डाला जा सकता, हंगामा हो जाएगा, बवाल मच जाएगा। तो राकेश मारिया ने कहा कि ठीक है, चलो इस फ़ोन की सच्चाई को टटोलते हैं। तो राकेश मारिया की 26/11 की जांच से ही जुड़े हुए से उनकी एक टीम है, जो राकेश मारिया जहाँ जहाँ जाते हैं उनकी वो इन्वेस्टिगेटिव टीम, ज़्यादातर हर पुलिस अफसर के अपने फेवरेट होते हैं, तो उनकी भी एक फेवरेट टीम थी। तो सबसे पहला काम राकेश मारिया ये करते हैं, उस लड़की ने ये कहा था कि 3 साल पहले वो गायब हुई और 3 साल से नहीं है, और 3 साल से शीना बोरा, उसका मर्डर हो चुका है। तो जो पुलिस स्टेशन जिस एरिया में शीना बोरा का घर आता था, इंद्रानी मुखर्जी का घर आता है, पीटर मुखर्जी का घर आता है, वो मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में आता है, ज्यूरिसडिक्शन वो है। तो राकेश मारिया ने सबसे पहले खार पुलिस स्टेशन में चेक कराया कि क्या 3 साल पहले किसी शीना बोरा नाम की लड़की की मिसिंग रिपोर्ट है यहाँ पे। खार पुलिस स्टेशन ने चेक किया, उन्होंने जवाब दिया नहीं, हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं और कोई ऐसी मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपने भरोसेमंद इंस्पेक्टर जो है राकेश मारिया ने, दिनेश कदम एक हैं मुंबई में, 26/11 की जांच में भी रहे। दिनेश कदम को राकेश मारिया ने अनऑफिशियली जांच दी। उन्होंने कहा कि ये मामला है, तुम पता करो कि शीना बोरे का सच है क्या, ये वाकई इस नाम की कोई लड़की है, इंद्रानी मुखर्जी के घर में, पीटर मुखर्जी के घर में रहती है, और ये भी कि हाँ, ये इंद्रानी मुखर्जी की बहन है, शीना मुखर्जी छोटी, यानी पीटर मुखर्जी की साली। दिनेश कदम पता लगाते हैं, कोशिश करते हैं, बट कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिलती। जून का महीना चला जाता है, पूरा महीना, जुलाई आ जाता है, पूछताछ करते रहते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि बिना घर के लोगों से पूछताछ किए हुए सच्चाई सामने नहीं आ सकती थी। और राकेश मारिया का ये कहना था कि इसको चुपचाप इन्वेस्टिगेट करो, पीटर मुखर्जी, इंद्रानी मुखर्जी, इन लोगों को भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम शीना बोरा नाम की किसी लड़की की तलाश कर रहे हैं, या हमें ये पता है कि ऐसे से वो गायब हुई है। तो वो सारे जितने भी उनके सोर्सेज थे, दिनेश कदम ने सब कर लिया कोशिश, लेकिन कुछ पता नहीं चला। ये था कि अब किसी न किसी से पूछताछ करना है, तो वो हो नहीं रहा था। इसी बीच जब नाकामी हाथ लगी और राकेश मारिया का सिक्स सेंस कह रहा था कि इस खबर में कोई ना कोई सच्चाई है और ये कुछ ना कुछ होगा, तो उन्होंने कहा दिनेश कदम को तुम लगे रहो। एक दिन फिर पता करते करते दिनेश कदम के जो अपने मुखबिर थे सारे, उन्होंने कहा कि 3 साल पहले इंद्रानी मुखर्जी का एक ड्राइवर हुआ करता था, श्यामवर राय।
वो उनकी गाड़ी चलाता था। अब उसने नौकरी छोड़ दी है। तो दिनेश कदम के लिए ये खबर थोड़ी बड़ी थी। उन्होंने कहा कि श्यामवर राय को अगर पूछताछ करें तो पता चल सकता है कि 3 साल पहले क्या हुआ, क्योंकि वो इंद्राणी की गाड़ी चलाता था तो घर में आता जाता हुआ सब कुछ जानता होगा। लेकिन अब एक ही चक्कर ये था कि श्यामवर राय को अगर अरेस्ट कर लेते हैं और वो उस वक्त ये था कि इंद्राणी मुखर्जी मुंबई में नहीं थी, देश के बाहर थी कहीं, तो उनका ये था कि अगर इस श्यामवर राय को हम ड्राइवर को अरेस्ट कर लेते हैं और इंद्राणी मुखर्जी तक ये खबर पहुंच जाती है कि इस ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है और ख़बर सच है, शीना बोरा का मर्डर हो चुका है, तो फिर इंद्राणी मुखर्जी देश वापस नहीं लौटेगी। तो इसलिए फिर राकेश मारिया ने कहा वेट करो, इंद्राणी मुखर्जी को मुंबई लौटने दो। इसके बाद इंद्राणी मुखर्जी अगस्त के दूसरे हफ्ते में मुंबई लौटती हैं, अगस्त 2015। जब वो लौटती हैं इस दौरान ये लगातार श्यामवर राय को फॉलो किया जाता है, उसके फ़ोन को टैप करता है, सब कुछ अपना पुलिस करती रहती है। छोटे मोटे उसके कोई क्राइम व्राइम का भी पता चलता है। लेकिन अब ये था कि लास्ट में श्यामवर राय को बिना उठाए हुए सच्चाई तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो फिर राकेश मारिया कहते हैं कि ठीक है श्यामवर राय को उठाओ, उठा के पूछताछ करो। लेकिन अब सवाल है कि किस बेस पे उठाएं। तो कहा जाता है कि फिर उसको आर्म्स एक्ट के तहत, मतलब उसके पोजीशन से एक कट्टा दिखा दिया गया और उस कट्टे के बिहाफ पे श्यामवर राय को पुलिस उठा लेती है, दिनेश कदम और उनकी टीम। उठाने के बाद उससे पूछताछ करती है। फिर उसे डराया धमकाया भी जाता है कि देखो संजय दत्त भी आर्म्स एक्ट में उठा था और संजय दत्त को लंबी जेल हुई है, तो तुम्हारे बचने का सीन नहीं है, इसलिए तुम जो भी है सच बता दो। इस पूछताछ के दौरान श्यामवर राय जो ड्राइवर था वो टूट जाता है और उसके बाद वो कहानी सुनाता है। कहता है कि हाँ, 3 साल पहले शीना बोरा की लाश को उसने मुंबई से 103 किलोमीटर दूर रायगढ़ एक जगह है वहाँ के जंगल में जला दिया था और बाकी दफना दिया था। तो अब पुलिस कैसे यकीन करे? उन्होंने कहा कि हो सकता है झूठ बोल रहा है। तो पुलिस की एक टीम फ़ौरन श्यामवर राय को गाड़ी पे बैठाती है। गाड़ी में बैठाकर वो उसको रायपुर के उस जंगल में ले आती है, उस जगह पे ले जाती है और उस जगह पे ले जाके जब खुदाई की जाती है तो अंदर से कंकाल निकलता है। चूँकि 3 साल बीत चुका था। 25 अप्रैल 2012 को, ये 24 अप्रैल 2012 को ये मर्डर हुआ था। उसने जो तारीख बताई, तो जब उसकी खुदाई होती है उसकी निशानदेही पे वहाँ से लाश मिलती है, लेकिन लाश की हालत ऐसी नहीं कि पहचानी जा सके, क्योंकि 3 साल हो गए थे, सिर्फ कंकाल। तो पुलिस खैर उसको समेटती है। फिर वहाँ के रायगढ़ पुलिस से कंफर्म किया जाता है कि ये बताइए कि 3 साल पहले आपको यहाँ कोई लाश मिली थी? रायगढ़ पुलिस कहती है कि हाँ, हमें 3 साल पहले एक अधजली लाश मिली थी। तो उस अधजली लाश के कुछ हिस्से मिले थे, उन हिस्सों को हमने कस्टडी में लिया था। हमने आसपास के थानों में पूछताछ की, कहीं से कोई मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज नहीं थी, इसलिए हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया और जो बाकी की बॉडी थी वो इसने दफना दी थी, तो वो हिस्सा मिल गया। तो अब पुलिस जो है उसको ले आती है। अब ये हो गया कि श्यामवर राय ड्राइवर के हिसाब से वो बॉडी भी मिल गई। अब क्या इंद्राणी को पकड़ा जाए? फिर राकेश मारिया को आता है कि नहीं, सिर्फ बॉडी के मिलने से या उस जगह के बताए हुए मिलने से इंद्राणी का इसमें रोल या पीटर मुखर्जी का रोल इस्टेब्लिश नहीं होता है, और सबूत चाहिए। वो अपनी टीम को कहते हैं। अब टीम फिर और खंगालना शुरू करती है। अब टीम क्या करती है कि 24 अप्रैल 2012 का उस दिन, जिस दिन श्यामवर राय के हिसाब से इसका मर्डर हुआ था मुंबई में, मर्डर करने के बाद रायगढ़ के जंगल में लाए थे, शीना बोरा के साथ इंद्राणी मुखर्जी भी उस कार में थी और इंद्राणी मुखर्जी का जो दूसरा पति था संजय खन्ना, वो भी उसमें था। तो अब पुलिस, और उसका चूँकि बयान था कि मुंबई से रायगढ़ 103 किलोमीटर साथ आए थे, तो पुलिस ने 24 अप्रैल 2012 के तीनों के मोबाइल के कॉल डिटेल्स निकाले। जब कॉल डिटेल्स निकाले तो पता चला कि इन तीनों का कॉल, जो फ़ोन का लोकेशन था, वो एक साथ था, शाम से लेकर रात तक। तीनों का लोकेशन मुंबई भी था, तीनों का लोकेशन बांद्रा भी था और तीनों का लोकेशन रायगढ़ भी था। इससे इस्टेब्लिश हो गया कि उस दिन कत्ल होने से लेके लाश को ठिकाने लगाने तक इंद्राणी, श्यामवर राय और संजीव खन्ना, ये लोग एक साथ थे। ये बड़ा सबूत था। ये जैसे ही सबूत मिला राकेश मारिया को बताया गया। राकेश मारिया ने फिर कहा अब पुख्ता है।
चूँकि एक तरफ श्याम राय का बयान भी आ चुका था। इसके बाद 25 अगस्त 2015 की शाम को, बल्कि रात में करीब 8-9 बजे, पुलिस की टीम बांद्रा में पीटर मुखर्जी के घर पहुंचती है और सीधे इंद्रानी मुखर्जी को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके पुलिस, और गिरफ्तारी का जो FIR है उसमें यह है कि शीना बोरा, इंद्रानी मुखर्जी की जो बहन है, उनका कत्ल और किडनैपिंग करने के जुर्म में शीना बोरा की माँ, वो बहन इंद्रानी मुखर्जी, ड्राइवर श्यामवर राय और दूसरा पति संजीव खन्ना है, इसको गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस ले आती है, मीडिया में खबर आती है रात को सब कुछ। अब चूंकि पीटर मुखर्जी का नाम जुड़ा था तो इसलिए खबर बड़ी हो जाती है। अगले दिन फॉलोअप शुरू होता है। अभी तक सिर्फ इतनी कहानी थी। अब ये चल रहा है कि शीना बोरा ने, कि मतलब इंद्रानी मुखर्जी ने अपनी बहन का कत्ल किया। 24 घंटा बीतता है। 24 घंटा बीतते बीतते अचानक खबर में ट्विस्ट आती है। पता चलता है कि शीना बोरा इंद्रानी मुखर्जी की बहन नहीं है, बल्कि बेटी है। अब ये जैसी आता है तो ये सारे लोग चौंक उठते हैं। पीटर मुखर्जी को पकड़ने की कोशिश की जाती है कि भैया आप बताओ कुछ। फिर पीटर मुखर्जी आते हैं। उसके बाद उनका बयान और चौंकाने वाला। कहते हैं कि हमारी जब शादी हुई तो शादी को करीब 12-13 साल हो गए। 12-13 साल से मुझे यही पता है कि इंद्रानी मुखर्जी का एक भाई है और एक बहन है। बहन का नाम शीना बोरा है, भाई का नाम मिखाइल बोरा है। और वो हमेशा उन दोनों के फ़ोटो भी रखती है और मैं उन दोनों से मिला भी हूँ। आसाम के ये रहने वाले हैं, वहाँ पे घर पे ही मिला। लेकिन ये बेटी की बात मुझे नहीं मालूम, बेटी कैसे हो सकती है। अब यहाँ से कहानी ट्विस्ट अब आता है कि क्यों मर्डर, क्यों छुपाया, एक बहन को इंद्रानी ने बेटी क्यों बनाया, सारी चीज़ें चलनी शुरू होती हैं। धीरे धीरे अब केस खुलता जाता है। तो अब आगे केस खुले या मर्डर कैसे हुआ, उस पर थोड़ा सा मैं आपको एक इनका बैकग्राउंड बता दूं कि ये रिश्तों की पहेली है क्या। पीटर मुखर्जी की शादी शबनम नाम की एक महिला से हुई थी। उससे उनके 2 बेटे हैं, एक राहुल मुखर्जी और एक और, दोनों भाई हैं वो। तो इंद्रानी मुखर्जी के साथ 2 बेटे पीटर मुखर्जी के, और उनकी पहली शादी थी शबनम से। और ये स्टार इंडिया जो टीवी है, स्टार इंडिया पूरा, उसके ये CEO पीटर मुखर्जी, बड़े मीडिया टाइकून। उसी स्टार इंडिया कंपनी में इंद्रानी मुखर्जी बतौर HR मैनेजर नौकरी कर रही होती हैं। बतौर HR मैनेजर नौकरी करते हुए कई बार आमना सामना होता है। पीटर मुखर्जी और इंद्रानी मुखर्जी में दोस्ती हो जाती है, फिर प्यार हो जाता है और 2002 में दोनों शादी कर लेते हैं। तब पीटर की उम्र 46 साल थी और इंद्रानी मुखर्जी की उम्र 30 साल थी। पीटर की ये दूसरी शादी थी, इंद्रानी की ये तीसरी शादी थी। कायदे से चौथी कहेंगे, लेकिन चौथी इसलिए नहीं की, जो इंद्रानी की ज़िंदगी में सबसे पहला शख्स आया था उससे इंद्रानी मुखर्जी ने शादी नहीं की थी। और उसी के साथ लिव इन रिलेशन में रहते हुए इंद्रानी मुखर्जी के 2 बच्चे हुए, एक शीना बोरा और एक मिखाइल बोरा, भाई और बहन। तो अब इधर 2002 में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद इंद्रानी मुखर्जी जो मिलाती है शीना को और मिखाइल को, अपना भाई बहन कहकर पीटर से मिलाती है। तो कायदे से जो शीना बोरा इंद्रानी मुखर्जी की जो बेटी थी, पीटर मुखर्जी के सामने वो एक साली के तौर पे सामने आती है। इसके बाद पीटर मुखर्जी मीडिया टाइकून तो थे ही थे। 2007 में वो 9X चैनल शुरू करते हैं और इस कंपनी में वो खुद चेयरमैन बनते हैं, जबकि इंद्रानी मुखर्जी को INX मीडिया का CEO बना देते हैं। फिर साल 2008 आता है। अब धीरे धीरे एक HR मैनेजर पीटर मुखर्जी की ज़िंदगी में आने के बाद, शादी में आने के बाद तरक्की की मंजिल पे तेज़ी से भाग रही है। 2008 में वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो इंद्रानी मुखर्जी को वर्ल्ड की टॉप मोस्ट पावरफुल 50 बिजनेस वुमेन में उसका नाम शामिल करती, जिसमें से 41वां नंबर था इंद्रानी मुखर्जी का। 50 दुनिया की सबसे जो बिजनेस वुमेन पावरफुल थी, उसमें इंद्रानी मुखर्जी 41वें नंबर पे थी। हालांकि INX और इसमें 2009 में इन लोगों ने, हस्बैंड वाइफ ने इस्तीफ़ा दे दिया था। फिर पीटर मुखर्जी स्टार से भी हट गए, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन इनके रिश्ते चलते रहे। तो अब यहाँ पे एक चीज़ छुपाई
इंद्राणी ने कि शीना बोरा को अपनी बहन बनाकर मिलाया, मिखाइल को भाई बनाकर मिलाया, जबकि दोनों उसके बच्चे थे। अब यहाँ तक सब कहानी ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि शीना बोरा आसाम से मुंबई पहुँच जाती और मुंबई की एक सीए फर्म में, एक कंपनी में वो नौकरी करने लगती। इंद्राणी के साथ कई बार रिश्ते ठीक ठाक नहीं होते, लड़ाई झगड़ा भी होता है। जाहिर सी बात है, एक बेटी एक बहन बन के दुनिया के सामने जिसका रिश्ता रखा जा रहा, उसे बुरा भी लग रहा होगा। तो अब जो फैमिली ट्री बनती है वो ऐसे बनती है कि पीटर की जो पहली शादी हुई थी उससे 2 बेटे थे, राहुल मुखर्जी और रॉबिन मुखर्जी। जो दूसरा बेटा है रॉबिन मुखर्जी। जबकि इंद्राणी को जो सबसे पहले जिस शख्स से रिश्ते थे उससे शीना बोरा पैदा हुई और दूसरा मिखाइल पैदा हुआ, लेकिन उससे शादी नहीं हुई थी लीगली, दोनों लिव इन में थे। इसके बाद इंद्राणी पहली बार आधिकारिक तौर पे शादी करती है और वो त्रिपुरा के रहने वाले एक शख्स है उनसे करती है, बट फिर वो शादी टूट जाती है, उससे कोई औलाद नहीं। फिर वो तीसरी शादी करती है कोलकाता में संजीव खन्ना से। तो संजीव खन्ना से एक बेटी होती है इंद्राणी मुखर्जी को, विधि, जिसको पीटर मुखर्जी के साथ शादी करने के बाद विधि को अपने साथ रखती है इंद्राणी, और वो बताती है कि ये उसकी बेटी है और पीटर मुखर्जी ने उसे अडॉप्ट भी कर लिया था। तो कुल मिला के इंद्राणी मुखर्जी के 3 बच्चे हुए, शीना बोरा, मिखाइल बोरा और विधि। विधि उसके दूसरे पति से, और जिसके साथ शादी नहीं हुई थी उससे 2 बच्चे। अब रिश्ता देखिए आप। शीना बोरा इंद्राणी मुखर्जी की बेटी है, लेकिन बहन बना के रखा है। तो पीटर मुखर्जी की भी कायदे से वो बेटी होनी चाहिए, लेकिन वो साली हो गई। पीटर मुखर्जी का बेटा राहुल जब मुंबई में आता है घर पे कई बार, तो वो भी मिलता है शीना बोरा से, और दोनों हम उम्र। शीना बोरा देखने में भी ठीक खूबसूरत, तो उसे ये पता है कि ये इंद्राणी की बहन है। तो राहुल और शीना बोरा के बीच इश्क हो जाता है। अब कायदे से अगर देखें, हकीकत में ये रिश्ता देखें, तो राहुल और शीना बोरा सौतेले भाई बहन हुए, लेकिन उन दोनों में इश्क हो जाता है क्योंकि राहुल को नहीं पता कि शीना बोरा इसकी बेटी है ना कि बहन है। तो अनजाने में वो उससे इश्क कर बैठता है। अब दोनों शादी करना चाहते हैं। चूँकि इंद्राणी को ये सच्चाई पता है कि शीना बोरा उसकी बेटी है और राहुल के साथ उसका शादी, अगर वो शादी करता है तो ये रिश्ता बिल्कुल भी किसी कीमत पे समाज नहीं अपनाएगा, क्योंकि दोनों तो भाई बहन हैं सौतेले। तो वो इस रिश्ते के खिलाफ होती है और यहीं से लड़ाई शुरू होती है। राहुल लेकिन चाहता था कि मैं उससे शादी करूं, उसके करीब आ रहा था। इंद्राणी मुखर्जी लगातार पीटर को भी ऑब्जेक्शन नहीं था कि बहन है कर ले, ये हाई सोसाइटी में सारी चीज़ें होती है, लेकिन पीटर मुखर्जी को भी नहीं मालूम था कि ये तो उसकी बेटी है, तो रिश्ते में भाई हो जाता है। वो तो अपना साली समझ के चल रहा है। तो अब इसका धीरे धीरे लड़ाई शुरू होती है माँ बेटी में। फिर ये होता है कि कल को अगर राहुल शादी कर लेता है शीना बोरा से, तो पीटर मुखर्जी की जो जायदाद और तमाम पैसे हैं वो शीना बोरा और राहुल को चला जाएगा और उसके हिस्से में कुछ नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मिलकर इंद्राणी मुखर्जी को परेशान करती हैं और इसी के बाद वो ये तय करती है कि शीना बोरा को रास्ते से हटा दिया जाए। 24 अप्रैल 2012 को अपने भरोसेमंद ड्राइवर श्यामवर राय को वो भरोसे में लेती है, कहती है ऐसे ऐसे मुझे रास्ते से हटाना है। और जो उसका दूसरा पति था संजीव खन्ना, जो कोलकाता में रहता था, जिसकी बेटी विधि इसके पास रहती थी, वो संजीव खन्ना को भी इस साजिश में शामिल कर लेती, ये लालच देकर कि अगर शीना बोरा रास्ते से हट जाएगी तो हमारे पास सिर्फ विधि बचेगी एक बेटी, मेरी सारी वसीयत विधि की होगी और वो विधि की होगी तो तुम्हारी भी होगी। तो संजीव खन्ना इस लालच में कि उसकी बेटी को वसीयत और दौलत मिलेगा, वो वारिस होगी, वो भी इस शीना बोरा का मर्डर करने के लिए इंद्राणी मुखर्जी के साथ आ जाता है। अब शीना बोरा की लड़ाई चल रही थी इंद्राणी मुखर्जी से उस दौरान, इसलिए वो अलग फ्लैट में रहती थी, लेकिन राहुल से उसका लगातार फ़ोन पे बातचीत होती थी। राहुल मुंबई आता था तो मिलता भी था, वो देहरादून में हालांकि रहता था। 24 अप्रैल 2012 को शीना बोरा को इंद्राणी मुखर्जी बुलाती है इस बहाने से कि तुम आओ, हम ये लड़ाई सुलटाते हैं, राहुल के साथ तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी शादी की हम बात कराएंगे और ये सब कुछ ठीक कर देंगे, आ जाओ। तो शीना बोरा उसकी बातों में आकर शाम को बांद्रा के पास नेशनल कॉलेज के, बांद्रा में एक नेशनल कॉलेज है, वहाँ पे बुलाती है। वो आती है, यहाँ कार में इंद्राणी मुखर्जी, उसका दूसरा पति संजीव खन्ना
और ड्राइवर जो श्याम वर्रा है वो गाड़ी चला रहा था। शीना बोरा पहुंचती है बांद्रा के पास, उस जहाँ पे उसने बुलाया था, गाड़ी में बैठती है। पीने के लिए लोग उसे पानी देते हैं, उस पानी में कुछ बेहोशी की दवा मिली हुई थी बिस्लेरी में। ड्राइवर आगे था, पीछे जो है इंद्रानी बैठी हुई थी। उसके बाद जैसे ही जब शीना बोरा बैठती है और उसको पानी पिला दिया था, वो थोड़ी सी बेहोश हो जाती है। तो गाड़ी उस वक्त मुंबई की सड़कों पे ही चल रही थी। उस वक्त गाड़ी एक जगह पे रुकती है, संजीव खन्ना आगे की सीट से पीछे आता है। अब बीच में शीना बोरा, राइट में इंद्रानी, लेफ्ट में संजीव खन्ना। तो वो जैसे ही बेहोश होती, उसी बेहोशी की हालत में श्याम वर्रा पैर पकड़ता आगे से एक जगह गाड़ी रोककर, और शीना बोरा और संजीव खन्ना, इंद्रानी मुखर्जी और संजीव खन्ना इसका गला दबा देते हैं बेहोशी के आलम में शीना बोरा का। शीना बोरा की मौत हो जाती है। उसके बाद ये उसकी बॉडी को बीच में ऐसे लेके चलते हैं कि जैसे कार में 3 लोग बैठे हुए हैं। अब शाम का वक्त था, इन्हें लगा कि इस वक्त लाश ठिकाने लगाना मुश्किल है, तो ये गाड़ी को लेकर आते हैं पीटर मुखर्जी के घर में। पीटर मुखर्जी के घर में आने के बाद पार्किंग में गाड़ी पार्क करते हैं, और उस गाड़ी में ही वैसे ही उसकी, चूँकि घर बहुत प्राइवेट था, कोई आ नहीं सकता था, बॉडी कार के अंदर ही छोड़ देते हैं। फिर इंतज़ार करते हैं रात का। उसके बाद फिर से ये तीनों बैठते हैं, संजीव खन्ना, इंद्रानी और वो, और उसी तरीके से पीछे की 3 सीट पे बीच में शीना बोरा की लाश है, लेकिन लाश ऐसे है कि जैसे वो साथ में बैठी हुई है, बाकायदा कंधे पे हाथ रख के इंद्रानी उसके, और कभी संजीव खन्ना, और वो गाड़ी चलती है 103 किलोमीटर दूर रायगढ़ के जंगल में। ये उसके बाद जब घर आते हैं तो ब्रीफ केस भी ले लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं। फिर ले जाने के बाद रायगढ़ के एक सुनसान जंगल में गाड़ी रोकी जाती है, वहाँ पे लाश को आग लगाई जाती है, लाश जल जाती है। तो उसके बाकी हिस्से जो है एक बैग में डाल के फिर वो वहीं पे दफन कर देते हैं, और कुछ हिस्सा ऊपर रह जाता है, अंधेरे की वजह से वो देख नहीं पाते हैं। फिर ये लोग वापस आते हैं। वापस आने के बाद अगले दिन संजीव खन्ना कोलकाता चला जाता है, श्याम वर्रा अपने घर चला जाता है, इंद्रानी अलग। उसका ये मामला ख़त्म हो जाता है। अब क्या होता है कि ये 24 अप्रैल को हुआ, उसके बाद अब राहुल लगातार बात करता रहता था। तो 1-2 दिन के बाद राहुल लगातार फ़ोन कर रहा था शीना बोरा का, शीना बोरा का फ़ोन बंद नहीं मिल रहा है, तो वो परेशान हो जाता है। तो इंद्रानी मुखर्जी से पूछता है कहाँ है शीना, तो वो कहती है कि वो तो US चली गई है। तो पहली बार राहुल का दिमाग खनकता है। राहुल मतलब पीटर मुखर्जी का बेटा जो देहरादून में रहता है, कि ये कैसे पॉसिबल है कि वो US चले जाएगी, उसका पासपोर्ट तो मेरे पास है और वो पासपोर्ट देहरादून में है। तो ये बात वो बता देता है। तो कहती है हो सकता है उसके पास 2 पासपोर्ट हो, तो उसे भी लगता है, लेकिन उसे फिर भी कुछ डाउट होता है। तो वो खार पुलिस स्टेशन ही पहुंचता है 2012 में, और वो भी अप्रैल के महीने में। उसकी शीना बोरा की मौत के सिर्फ 2-3 दिन बाद, अगर उस वक्त पुलिस ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन कर लेती राहुल की बात पे, तो शायद 3 साल वेट ना करना पड़ता, 1 हफ्ते में ये केस खुल जाता। खार पुलिस स्टेशन में जब जाते हैं, खार में रिपोर्ट लिखाती है, तो खार पुलिस स्टेशन वाले कहते हैं कि इधर उधर कहीं हो गया होगा तो हम पता करके बता देंगे। वो दोबारा जाता है रिपोर्ट लिखाने के लिए फिर खार पुलिस स्टेशन में। तो खार पुलिस स्टेशन वाले फिर फ़ोन करते हैं, इंद्रानी से ही पूछताछ करते हैं, तो इंद्रानी कह देती है कि नहीं वो तो US चली गई है। तो फिर पुलिस वाले कहते हैं तुम परेशान खामखा रहे हो, तो वो US चली गई। उसके बाद तब भी उसको डाउट नहीं, मतलब शक हो रहा होता, लेकिन तभी इंद्रानी का जो मोबाइल बंद था वो अचानक एक दिन ऑन होता है, और उससे मैसेज आता है राहुल के पास, और उसमें ये होता है कि मैं हमेशा के लिए US जा रही हूँ और हमारा तुम्हारा अब रिश्ता ख़त्म, अब मुझे मेरे बारे में जानने या मुझे वो करने की कोशिश मत करना। तो जब राहुल ये व्हाट्सअप पढ़ता है या मैसेज पढ़ता है, तब उसे पहली बार यकीन होता है कि ठीक है, पर उसे लगता है कि ऐसा क्या हुआ कि वो चली गई। लेकिन फिर उसका मैसेज था। मैसेज के साथ साथ जिस कंपनी में शीना बोरा काम करती थी, उस कंपनी के उसका जो मेल आईडी था, उस मेल आईडी से उसके रिजिग्नेशन का मेल उसकी कंपनी को जाता है कि ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न आई एम रिज़ाइनिंग, और मैं जा रही हूँ। तो अब वो मेल भी था। तो अब ये 2 सबूत ऐसे थे जिससे ये था कि नहीं वो ठीक है, ज़िंदा है और US चली गई है, रिज़ाइन भी कर दिया है। तो फिर राहुल भी खामोश हो जाता है और ये पूरी कहानी सन्नाटे में चली जाती है। 2012 गुजर जाता है, 13 गुजर जाता है, 14 गुजर जाता है। इस दौरान ये पीटर मुखर्जी ये तमाम अपने दुनिया में मगन मस्त। धीरे धीरे राहुल भी शीना को भूल गया। 3 साल गुजर गए। 3 साल के बाद जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जून के महीने में 2015 में एक गुमनाम फ़ोन आता है मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया को,
जिसमें लड़की कहती है कि शीना बोरा का मर्डर हो गया 3 साल पहले और मर्डर करने वाली उसकी अपनी बहन है, उसे भी रिश्ता बहन का था, आप जांच कीजिए। और राकेश मारिया का माथा ठनकता है। उसके बाद वो केस की तफ्तीश करते हैं और आखिर में ये पूरी कहानी सामने आती है। तो एक बिजनेस टाइकून, उसकी एक बीवी, उसकी अपनी सगी बेटी, जिसे दुनिया के सामने उसने 10 साल तक अपनी बहन बनाकर पेश किया, पीटर मुखर्जी को भी नहीं मालूम, वो उसे साली मानता रहा। पीटर मुखर्जी के बेटे को नहीं मालूम, वो उस रिश्ते के हिसाब से उससे इश्क करने लगा। और ये सारी चीज़ें होती गईं और फिर दौलत, जायदाद, ये सब एक मौत की वजह बनी। अब इसके बाद जब इंद्राणी मुखर्जी की ज़िंदगी में पुलिस ने झांकने की कोशिश की तो वहाँ से भी कहानी आई कि असम की रहने वाली एक बेहद मामूली परिवार की इंद्राणी मुखर्जी पड़ोस में रहने वाले एक शख्स से इश्क हो जाता है। उसके साथ वो 3 साल तक रहती है लिव इन रिलेशन में। उससे 2 बच्चे होते हैं, शीना और मिखाइल। पर वो 3 साल के बाद उन्हें छोड़ देती है, जिसके साथ लिव इन रिलेशन था, शादी नहीं हुई थी, इसलिए कि इंद्राणी मुखर्जी बहुत महत्वाकांक्षी थी। उसे स्टेटस चाहिए था, पैसे चाहिए थे, और उसके पास स्टेटस नहीं था, वो एक मिडिल क्लास आदमी था। तो उसे छोड़कर और अपने दोनों बच्चों को अपने माँ बाप के पास छोड़कर असम में ही इंद्राणी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, कामयाबी की ऊंचाई तक जाने के लिए कोलकाता पहुंच जाती है। कोलकाता में वो कुछ नौकरी की तलाश करती है, जहां उसकी मुलाकात संजीव खन्ना से होती है। लेकिन कोलकाता जाने से पहले एक बार फिर उसकी एक सिद्धार्थ दास थे, जिनसे उसके साथ शादी होती है। बट वो शादी भी ज़्यादा दिन नहीं चलती, वो शादी टूट जाती है, उससे कोई बच्चा नहीं था। उसके बाद वो कोलकाता आती है। कोलकाता में संजीव खन्ना टकराता है। संजीव खन्ना के साथ उसकी तीसरी शादी होती है, उससे एक बेटी विधि पैदा होती है। लेकिन फिर संजीव खन्ना के साथ भी नहीं बनती, फिर वो संजीव खन्ना को तलाक देती है। उसके बाद मुंबई पहुंचती है, साल करीब 2000। मुंबई आने के बाद फिर नौकरी की तलाश करती है। स्टार टीवी में उसे HR मैनेजर की नौकरी मिलती है, और वहीं उसकी दुनिया में पीटर मुखर्जी कदम रखते हैं। दोनों की मुलाकात होती है, इश्क होता है, शादी होती है, और उसके बाद आखिरी अंजाम कत्ल से होता है। तो पुलिस ये सारी कहानी सुनने के बाद इंद्राणी मुखर्जी, श्यामवर राय, संजीव खन्ना, इन तीनों को अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद इनकी कस्टडी चलती रहती है। जब पूछताछ होती रहती है तब फिर कुछ चीज़ें ऐसी सामने आती हैं। और जब पूछताछ खार पुलिस स्टेशन में चल रही थी तो हम लोग वहीं थे लगातार। पीटर मुखर्जी हम लोगों के सामने कई बार आए गए, पर तब कुछ नहीं हुआ। बाद में फिर कुछ ऐसे पुख्ता सबूत मिलते हैं जिससे लग रहा था कि पीटर मुखर्जी को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन मुंबई पुलिस गिरफ्तार नहीं करती। राकेश मारिया कमिश्नर थे, इस केस के शुरू से जुड़े हुए थे, लेकिन उनका कहना था कि कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। फिर बहुत सारी चीज़ इन्वेस्टिगेशन पे उंगलियां उठती हैं, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था। इसमें फिर मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी चीज़ों की भी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये केस CBI को ट्रांसफ़र कर दिया जाता। अब CBI जैसे केस को लेती है और उसके बाद इसकी जांच करती है, तो उसे लगता है कि इस पूरे मामले में पीटर मुखर्जी भी शामिल है। पीटर मुखर्जी को पता था कि यह कत्ल हुआ है, पीटर मुखर्जी को पता था कि इसकी साजिश रची गई, और पीटर मुखर्जी ने इस चीज़ को छुपाया। इसके बाद CBI पीटर मुखर्जी को गिरफ्तार कर लेती है, और उन पे भी वही सारे चार्जेस लगती है जो इंद्राणी मुखर्जी पे थी। तो शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी मुखर्जी, श्यामवर राय ड्राइवर, दूसरा पति संजीव खन्ना, तीसरे पति पीटर मुखर्जी, ये सारे अरेस्ट। मुकदमा अभी चल रहा है, सेशन कोर्ट का भी फैसला नहीं आया। बीच में कई बार इंद्राणी मुखर्जी के बीमार होने की खबर आई, एक बार ये भी आई कि अंदर उन्होंने ड्रग्स के ओवरडोज ले लिया है।
एक दो बार ये भी आया कि उन्होंने इल्ज़ाम लगा कि उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें अब ये है कि जिस जायदाद, जिस प्रॉपर्टी, जिस राहुल और शीना बोरा के रिश्ते को लेकर साजिश रची गई, उसका हश्र अंजाम ये है कि अब खुद इंद्राणी मुखर्जी जेल में है, पीटर मुखर्जी जेल में है। जो पूरी प्रॉपर्टी और संपत्ति है, अब जाहिर सी बात है पीटर मुखर्जी की जो पहली पत्नी है शबनम और उनके 2 बच्चे जो हैं राहुल और दूसरा रॉबिन, अब ये दोनों के पास होगा। तो जायदाद की लालच ने जायदाद से न सिर्फ दूर किया इंद्राणी मुखर्जी को बल्कि जेल पहुंचा दिया और अपनी ही बेटी का कातिल बना दिया। एक माँ अपनी बेटी की कातिल बन गई और जिन रिश्तों से नफरत थी उन रिश्तों का भी खून हो गया। राहुल और रॉबिन और शबनम जो पीटर मुखर्जी के पहली बीवी और बच्चे हैं वो अभी भी देहरादून में हैं, थोड़ा सा अलग रहते हैं। बीच बीच में ये लोग तारीख में मुंबई जाते हैं पीटर मुखर्जी से मिलने के लिए। लेकिन अफसोसनाक इस पूरी कहानी का जो अंजाम है वो यही है कि एक झूठ के बुनियाद पे शुरू की गई कहानी, एक झूठ के बुनियाद पे शुरू हुआ रिश्ता कैसे एक खूनी अंजाम तक पहुंचा, ये उसकी जीती जागती मिसाल है। और इसीलिए कहते हैं कि झूठ के बुनियाद पे कभी कोई रिश्ता कायम नहीं करना चाहिए। अगर इंद्राणी मुखर्जी ने पीटर मुखर्जी से शादी करते वक्त शीना बोरा को अपनी बेटी के तौर पे मिलाया होता, अपने पूरे जो पीटर मुखर्जी का ख़ानदान उससे मिलाया होता, तो शायद ना शीना बोरा को इस तरह मरना पड़ता, तब शायद पीटर मुखर्जी का बेटा राहुल शीना बोरा से इश्क में भी नहीं पड़ता, क्योंकि तब वो शायद रिश्तों को भी समझता, तब रिश्ते में उसकी बहन लगती, वो सौतेली ही सही। तो एक झूठ और झूठ के बुनियाद पे खड़ा ये रिश्ता इस खूनी अंजाम तक पहुंचता है जिससे पूरा का पूरा एक परिवार बर्बाद हो गया। तो ये थी पूरी कहानी शीना बोरा की, जो अपनी ही मां का शिकार बनी। इसमें आपको जो भी अच्छा लगा तो भी बताइएगा, बुरा। मुझे अब तक यही लगता था कि शायद हमारे देश में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, ख़ास तौर पर आप देखेंगे शेल्टर होम की, बालिका गृह की, बिहार की स्टोरी हो, दिल्ली की हो, यूपी की हो, तो कई बार यहाँ पे अलग अलग शोषण की कहानी, उनके साथ लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ जुल्म की कहानी, उनकी मौत की कहानी अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं। तो लगता है कि ये सारा अत्याचार, ये सारी चीज़ें हमारे होती हैं। लेकिन आंखें तब खुल जाती हैं जब लगता है कि नहीं, दुनिया में जहाँ जहाँ इंसान है वहाँ वहाँ ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हावी रहती हैं। खबर ये है कि आयरलैंड, आपने नाम सुना होगा, और आयरलैंड की एक पहचान ये भी है कि जब से वो क्रिकेट खेलने लगा है तो बहुत सारे हमारे हिंदुस्तानी भी जानते हैं। कभी ये ब्रिटेन का पार्ट हुआ करता था और ब्रिटेन इस पे राज किया करता था, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। लेकिन फिर बाद में लड़ाई हुई, उसके बाद समझौता हुआ और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक अलग देश बना, उनकी अपनी अलग संस्कृति, सब कुछ। उसे आयरलैंड की कहानी है। कहानी वाकई दहलाने वाली है कि आयरलैंड में 9000 बच्चों की मौत की कहानी है और इन 9000 बच्चों की जिस तरीके से मौत हुई वो दहलाने वाली है। अब खबर ये है कि आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसी वीक शायद पार्लियामेंट के अंदर माफ़ी मांगेंगे पूरे देश से, और उन्होंने कहा इसको राष्ट्रीय शर्म बताया। 50 से 56 हज़ार ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने ये जुल्म सही, और जो 9000 बच्चे जिनकी जान गई, जिनको मारा गया, जिनका कत्ल हुआ, कत्लेआम हुआ, वो आयरलैंड की कुल पैदा होने वाले बच्चों की अगर हम परसेंटेज की बात करें तो करीब 15% है। मतलब जितने आयरलैंड में बच्चे पैदा हुए उनमें से 15% को इस तरीके से मारा गया, कत्ल किया गया। और वो सब क्यों? धर्म के नाम पर। सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि इन बच्चों की जिस तरह से मौत हुई, उनमें से बहुत सारे बच्चों की मौत की जो कहानी आई वो ये है कि इन पर अलग अलग तरीके के वैक्सीन का टेस्ट किया गया और उस वैक्सीन ने इनकी जान ले ली। कहते हैं कुल 7 तरह की अलग अलग 7 टाइप ऑफ वैक्सीन इन बच्चों के ऊपर आजमाया गया और इन बच्चों की जान चली गई। तो 9000 बच्चों की कत्ल की कहानी है ये।
कहानी आयरलैंड की है, जैसा मैंने आपको बताया। बात 1975 की है और 1975 की बात है ये। आयरलैंड में एक शहर है टूम। तो टूम में एक नई कॉलोनी बस रही थी, एक नया पूरा मोहल्ला आबाद किया जा रहा था। तो उसको बसने के लिए और बसाने के लिए वहाँ पे खुदाई का काम चल रहा था। जब खुदाई का काम चल रहा था तभी दो बच्चे या कई बच्चे उस इलाके के आकर वहाँ खेलते थे। एक रोज़ दो बच्चे जब खेल रहे थे तो अचानक वो चीख पड़े। जहाँ पे खुदाई चल रही थी उस खुदाई के हिस्से पे उन्होंने बहुत सारे इंसानी कंकाल देखे। जब उन्होंने इंसानी कंकाल देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, वो भाग कर आए और चीखते लगे, बदहवास थे। बड़े लोगों को उन्होंने बताया, अपने अपने घर वालों को बताया। लोगों को पहले भरोसा नहीं हुआ, लोग वहाँ पहुँचते हैं, इसके बाद देखते हैं वाकई जहाँ पे खुदाई चल रही है नई कॉलोनी बसाने के लिए, वहाँ पे पूरा इंसानी कंकाल बिखरा पड़ा हुआ है और उस खुदाई से वो कंकाल बाहर निकल रहे हैं। मामला बड़ा था, लेकिन उस वक्त इसको तूल नहीं दिया गया। और उसके पीछे ये थी कि आयरलैंड में एक लंबा इतिहास रहा है अकाल का। तो कहा गया कि शायद पहले कभी अकाल इस तरह से पड़ा हो और उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई हो और इसलिए इसको दफना दिया गया हो। ये गुमनाम उस वक्त कब्रिस्तान रहा हो। तो बात आई गई हो गई कि ये कब्रिस्तान रहा होगा, किसी ज़माने में अकाल की वजह से लोगों की मौत हुई, तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लेके घबराया जाए। तो उन बच्चों की निशानदेही पे, उन बच्चों की देखने के बाद कंकाल तो मिले, लेकिन ना उसकी जांच हुई है, ना बाकी बात आगे बढ़ी, बल्कि कहानी यही दे दी गई कि शायद अकाल से ये मरे और पुराना कोई कब्रिस्तान है जहाँ से कंकाल निकला। इसके बाद पादरी को बुलाया गया, फादर को बुलाया गया, उस जगह की को पाक कराया गया, शुद्धिकरण कराया गया और फिर वहाँ पे उस कॉलोनी को बसाने का काम शुरू हो गया। बात आई गई हो गई। ये बात 1975 की है। अगर ये उस वक्त उसकी सरकार वहाँ की जो थी इस बात की जांच करती तो शायद वो चीज़ 2021 में सामने नहीं आती, बल्कि उसी वक्त आ सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद वक्त बीतता रहा, 37 साल गुजर गए, 37 ईयर, जब उन दो बच्चों ने इतने कंकाल देखे थे। 37 साल के बाद 2012 में एक हिस्टोरियन थी, इतिहासकार, जिनका नाम है कैथरीन कॉर्लिस। कैथरीन कॉर्लिस आयरलैंड के टूम शहर पे एक अपनी शोध कर रही थी, रिसर्च कर रही थी, और उनका जो शोध था वो था मदर एंड बेबी केयर होम। इस पूरी कहानी के जड़ में मदर एंड बेबी केयर होम ही है। मदर एंड बेबी केयर होम में कैसे क्या कुछ हुआ, कैसे शुरुआत हुई, इसके ऊपर इतिहासकार कैथरीन ये अपनी एक स्टडी कर रही थी। 2012 में उनकी पहली रिपोर्ट पब्लिश हुई और उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि जो उन्होंने अब तक जांच की उससे उन्हें पता चला कि 1925 से लेकर 1961 तक इस मदर एंड बेबी केयर होम, जो कि टूम शहर में आयरलैंड के, करीब 800 बच्चों की मौत हुई थी। अब ये फिगर बहुत बड़ा था। मैं तो अभी 9000 की बात कर रहा हूँ, शुरुआत होती 800 चिल्ड्रन से कि उनकी मौत हुई। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी उनकी रिसर्च में कि इन 800 बच्चों की मौत जिस केयर होम में हुई, मदर एंड चिल्ड्रन केयर होम में, उन 800 बच्चों को कहाँ दफनाया गया इसका कोई रिकॉर्ड न केयर होम के पास है, न सरकार के पास है, न किसी चर्च जो संस्था है वहाँ की जो इसको चलाती है, न उनके पास है। तो अब सवाल ये था कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चों की मौत हुई, उन्हें दफनाया कहाँ गया, उनका कब्र कहाँ है? तो नतीजा यही निकला कि शायद उन्हें गुमनाम जगहों पे, अलग अलग जगहों पे दफना दिया गया। फिर यहाँ सवाल उठा कि फिर अलग अलग जगहों पे दफनाने की क्या वजह थी? मौत हुई तो फिर पूरे रस्म व रिवाज के साथ दफनाना चाहिए। इन सवालों के जवाब नहीं मिले तब। लेकिन कैथरीन की इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद आयरलैंड में हंगामा मच गया, क्योंकि बात 800 बच्चों की मौत की थी और बात 800 बच्चों की मिसिंग कब्र की थी कि उन्हें कहाँ दफनाया गया। तो जब उनकी रिपोर्ट आई तो मीडिया में भी हंगामा मच गया वहाँ पे। इसके बाद आयरलैंड सरकार को पहली बार दबाव में आना पड़ा और आयरलैंड सरकार ने कैथरीन की इस रिपोर्ट के बाद, चूँकि मीडिया में शोर उठा, 800 बच्चों की मौत की बात थी, उनके कब्र, उनके दफनाने का रिकॉर्ड नहीं था, तो आयरलैंड सरकार ने फिर इस पूरे मामले की जांच कराने का फैसला किया और इसके लिए एक कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। अब कमेटी बनाई गई और कमेटी बनाने के बाद 2012 की बात थी। कमेटी ने पहले अपना काम, जांच की, रिसर्च किया। इसके बाद टूम शहर में 2016 से खुदाई का काम शुरू किया
और ये खुदाई का काम ठीक उसी जगह शुरू किया गया जहाँ सबसे पहले 1975 में 2 बच्चों ने इंसानी कंकाल देखा था, जब कॉलोनी को बसाने का काम शुरू हुआ था। और ये जो खुदाई हो रही थी, पता चला कि ये उस वक्त, उस ज़माने में, यह केयर होम का ही एक हिस्सा था। तो खुदाई शुरू हुई। खुदाई जब शुरू हुई तो उसके बाद उस जगह से और भी सैकड़ों कंकाल बाहर आ गए। 1975 में कुछ कंकाल बच्चों ने देखे थे और उसके बाद 2016 में और भी सैकड़ों कंकाल सेम उसी जगह से मिले। तो अब लापरवाही की हद देखिए कि अगर उसी वक्त ये जांच होती और खुदाई होती तो शायद ये कहानी उस वक्त अपने अंजाम तक पहुंच सकती थी, लेकिन न सरकार ने ऐसा किया, न बाकी लोगों ने किया, और इस मामले को उस वक्त अकाल में मौत हुई ये कहकर इस कहानी को दबा दिया गया था। लेकिन कैथरीन की रिपोर्ट और उसके बाद सरकार की बनाई कमेटी, उस कमेटी की खुदाई ने इस सच को आखिरकार बाहर ले आया। जब ये बच्चों के कंकाल मिलने शुरू हुए तो आयरलैंड में एक बार फिर से हंगामा मचना शुरू हो गया। अब ये कहानी मैं इसलिए आज आपको सुना रहा हूं क्योंकि इस कमीशन ने 2016 में खुदाई की, उसके बाद लगातार जांच करती रही। 2016 से 2021 आ गया, आज 2021 है। 12 जनवरी 2021 यानी कि अब से आज 13 है या 14 है, आज शायद 14 जनवरी है। तो 2 दिन पहले आयरलैंड सरकार की बनाई इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट, जो 3000 पन्नों की है, 3000 पेजेस, वो उन्होंने सबमिट कर दिए और ये रिपोर्ट बाहर आ गई। इस कमेटी की 3000 पन्नों की इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में एक तरह से कोहराम मचा दिया, क्योंकि इस रिपोर्ट में जो सच है वो इतना कड़वा है कि जो भी सुना वही दंग रह गया। बात कैथरीन के उस रिपोर्ट से थी जो 2012 में आई, जिसमें 800 बच्चों की मौत की बात थी। लेकिन इस कमीशन की रिपोर्ट में ये कहा गया कि 1922 से लेकर 1998 तक, यानी कि 76 ईयर, 76 साल तक, आयरलैंड के 18 मदर एंड चिल्ड्रन केयर होम में 9000 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई। 1922 से 1998 तक जो ऐसे केयर होम थे, 18, सिर्फ इन 18 केयर होम जो पूरे आयरलैंड में चला करते थे, इनमें 9000 बच्चों की मौत हुई, या यूं कहें कि इनका कत्ल हुआ। यह पहला खुलासा था। दूसरा खुलासा ये था कि जितने भी केयर होम थे ये वहाँ के कैथोलिक चर्च चलाते थे और राज्य सरकार उनको फंड देता था। आयरलैंड में कैथोलिक चर्च का बोलबाला है, वहाँ पर उसी के मानने वाले ज़्यादातर लोग हैं। अब सवाल ये कि जो केयर होम में 9000 बच्चों की मौत की बात आई और ये सारे केयर होम वहाँ के कैथोलिक चर्च के लोग चला रहे हैं, तो कैथोलिक चर्च का इन बच्चों की मौत से क्या लेना देना, उनका क्या रिश्ता? इस सवाल ने और भी ज़्यादा हंगामा खड़ा कर दिया। इस सवाल के जवाब की जो कहानी थी वो ये थी कि जब ग्रेट ब्रिटेन से लड़ाई के बाद एक समझौते के तहत आयरलैंड एक आज़ाद देश बना, तो उस देश बनने के बाद वहाँ पे उनकी अपनी एक सोच थी और कैथोलिक के मानने वाले आयरलैंड में सबसे ज़्यादा थे। तो वहाँ पे कैथोलिक चर्च का दबदबा था, बोलबाला था और उनके खिलाफ कोई जा नहीं सकता था। कैथोलिक चर्च के अपने दबदबे के बीच में बहुत सारी चीज़ें थी धार्मिक कट्टरवाद को लेकर, जिसमें एक सबसे बड़ी चीज़ थी कि कैथोलिक चर्च की तरफ से ये कहा गया था कि बिना शादी के कोई बच्चा अगर पैदा करता है तो वो गलत है और उसको लोग वहाँ अपराधी की नज़र से देखते थे। पहली चीज़, मतलब आप बिना शादी से पहले आप सेक्स नहीं कर सकते, और अगर एक कुंवारी कोई लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो फिर उसको समाज से अलग थलग कर दिया जाता था और उसको भी एक अपराधी की नज़र से देखा जाता था। नंबर 3, अगर कोई कुंवारी लड़की प्रेग्नेंट हो गई और वो गर्भपात कराना चाहे तो वो भी गलत था और उसको भी एक अपराधी के तौर पर देखा जाता था। तो यानी ना आप शादी से पहले सेक्स कर सकते हैं, ना आप बच्चा पैदा कर सकते हैं और ना ही गर्भपात करा सकते हैं। ये कैथोलिक चर्च का उस वक्त इतना ज़बरदस्त असर था कि जो भी इस नियम को तोड़ता वो वहाँ पे एक अपराधी, एक मुजरिम की नज़र से देखा जाता था। लेकिन बहुत सारे लोग थे जो इन चीज़ों को नहीं मानते थे और यहीं से इस कैथोलिक चर्च और इस केयर होम के पैदाइश की कहानी शुरू होती है।
हुआ ये कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो कुंवारी थी प्रेग्नेंट हो गई। अब वो क्या करें, क्योंकि कानूनन वो गर्भपात भी नहीं करा सकती और फिर समाज उनको धिक्कार रहा है, उनको गलत नज़रों से देख रहा, अपना नहीं रहा है। तो कुछ ऐसे केसेस हुए उस वक्त, कुछ लड़कियों की मौत भी हो गई, कुछ ने सुसाइड किया। अब इन चीज़ों को ये करने के लिए फिर सरकार ने एक फैसला किया कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। तब उस वक्त कैथोलिक चर्च सामने आया और उसने कहा कि जो बिन ब्याही माँ हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए इस तरह के एक चिल्ड्रन केयर होम बनाया जाएगा और इसी होम में इन अविवाहित कुंवारी लड़कियों को जो प्रेग्नेंट है रखा जाएगा। वहाँ उनकी डिलीवरी होगी और न सिर्फ उस गर्भवती लड़की की बल्कि उसके होने वाले बच्चों की पूरी परवरिश होगी, अच्छे से उनका रहन सहन होगा, उनका इलाज होगा, खाना दिया जाएगा, कपड़े दिए जाएंगे। और इसके बाद एक एक कर ऐसे 18 केयर होम आयरलैंड के अलग अलग इलाकों में खोले गए। लेकिन ख़ास ध्यान ये रखा गया कि ये जितने भी केयर होम थे, ये शहर की आबादी, इज़्ज़तदार लोगों के इलाके से दूर सन्नाटे में खोले जाए, क्योंकि सोच वही थी ये सब अपराधी हैं, तो समाज के बीचों बीच कुंवारी लड़कियों की डिलीवरी करवाना, उनको रखना, उनका पालन पोषण करना, वो कैथोलिक चर्च के हिसाब से गलत था। तो उन्होंने ऐसे सारे केयर होम खोले दूर दराज के इलाकों में। 18 केयर होम खोले गए। सरकार ने फंड दिया कैथोलिक चर्च को कि ठीक है, आप ये अच्छा काम कर रहे हैं, जो अविवाहित लड़कियां हैं उनके डिलीवरी के लिए, उनके बच्चों के पालन पोषण के लिए, तो बाकायदा पैसे देने शुरू हुए। लेकिन असलियत ये थी कि कैथोलिक चर्च की तरफ से खोले गए इन केयर होम में वो सारी चीज़ें होती ही नहीं थी। जो अपने देश के कई ऐसे केयर होम के किस्से आपको पता है, समय समय पर आता रहता। आखिरी बिहार का मामला था उस बालिका गृह का। तो वहाँ पे भी जब वो आती तो कैथोलिक चर्च से जुड़े हुए इंतज़ामिया कमेटी के जो लोग थे, मैनेजमेंट के लोग थे, उन्हें बड़ी हकारत की नज़र से देखते, उनके साथ सही बर्ताव नहीं करते, उन्हें ठीक से खाना नहीं देते, ठीक से दवा नहीं देते। तो कुछ तो यूं ही हो जाती, बहुत सारे बच्चे तो गर्भ में ही मर जाते और जो पैदा होते वो भी साल भर से ज़्यादा जीते नहीं, क्योंकि ना उनको इलाज मिलता, ना उनको ढंग से खाना पीना मिलता, मतलब कोई ढंग से परवरिश नहीं और कोई ख्याल नहीं रखा जाता। फंड आते, पैसे आते, लेकिन कैथोलिक चर्च की पूरी भावना और नज़रिया ऐसी लड़कियों और ऐसे बच्चों को लेकर बहुत बुरा था। उनका मानना था कि ये अपराधी हैं और इन्होंने नियम तोड़ा है, इनको इस तरीके से अच्छी चीज़ों के ये हकदार ही नहीं है। तो ना मेडिकल केयर होता, ना उनको खाने पीने का कोई ख्याल रखा जाता, और इस वजह से बहुत सारे बच्चों और इवन लड़कियों की भी मौतें होने लगी। यहाँ तक कि खबर ये भी आई कि ऐसी जो अविवाहित लड़कियाँ थीं उनके साथ बाकायदा केयर होम के जो लोग हुआ करते थे और कैथोलिक चर्च से जुड़े हुए लोग हुआ करते थे, वो उनका शोषण तक करते थे। कहते हैं कि इस दौरान में 76 साल में करीब 56,000 प्रेग्नेंट लड़कियां इन 18 अलग अलग केयर होम में पहुंची डिलीवरी के लिए, क्योंकि समाज उन्हें अपना नहीं रहा था। और इन सभी ने, बहुत सारे तो गर्भ में ही मर गए बच्चे। जो बच्चे पैदा हुए साल भर भी शायद उन्होंने अपना पहला बर्थडे भी नहीं मनाया, उनकी मौत हो गई लापरवाही की वजह से। कुछ बच्चे जो बचे वो अलग शोषण के शिकार हुए। वहाँ पे उनके ऊपर अलग अलग रिसर्च किया गया और कहते हैं कि टोटल 7 ऐसी वैक्सीन थी जो इन बच्चों के ऊपर आजमाया गया, और इस वैक्सीन के टेस्ट से बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई। तो जब इन बच्चों की मौत होने लगी और इनको एक तरह से अलग अलग टॉर्चर करके भी मारा गया, खाना पीना भूखा तो रखा जाता ही था, तो फिर इनको क्या करें? तो इनकी मौत और इनकी लाश को छुपाने के लिए दुनिया से इन्हें अलग अलग जगहों पे यूं ही, जो उनका अपना एक कब्रिस्तान हुआ करता था कैथोलिक उनका, वो उन ऑफिशियल कब्रिस्तान में इन बच्चों को, जो ख़ास तौर पर बिना शादी के माँ बनी, कुंवारी माँ बनी और बच्चे को जन्म दिया, उनको नहीं दफनाया जाता था। और बच्चों की मौत का आंकड़ा बहुत ज़्यादा था, इसलिए उन्हें अलग अलग जो केयर होम थे वहीं पे, एक तो केयर होम दूर दराज के इलाके में जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने खोला हुआ था, तो वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं, तो उसी के आसपास सुनसान इलाके में गड्ढा खोद कर उन बच्चों को वो दफना देते। कई बच्चों को कहा गया, बेचा भी गया, जो बच्चे फिर भी ठीक ठाक निकले उनको बेचकर बाकायदा पैसे कमाए गए। इन सारे, जब कमेटी ने 18 केयर होम के रिकॉर्ड खंगाले तो उसमें हज़ारों बच्चे के तो रिकॉर्ड ही नहीं मिले, जो हुए कि पैदा है, लेकिन कहाँ गए नहीं मालूम,
क्योंकि जो कंकाल मिले कम से कम 9,000 के करीब इन्होंने अभी तक बच्चों की मौत की बात कही है, लेकिन 9,000 के अलावा भी जो रिकॉर्ड है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। तो बहुत सारे बच्चे गायब हैं, उनके बारे में ये भी है कि शायद उनको अलग अलग जगहों पे भेज दिया गया। तो जब ये सारी चीज़ें हुई, और इससे पहले एक और चीज़ भी थी कि 1998 में जब ये मामला 1975 में उस बच्चे का आया और उसके बाद धीरे धीरे ये बात सुगबुगाहट मीडिया में थी, तो कैथोलिक चर्च के इन केयर होम के ऊपर जब उंगलियां उठी तो और ज़्यादा इस मामले में हंगामा ना हो, 1998 में ऐसे जितने भी केयर होम थे उसको बंद कर दिया गया। जो आखिरी केयर होम था वो 1998 तक ही था, इसके बाद बंद कर दिया गया ताकि इस तरह के जुल्म की कहानी दुनिया के सामने ना आ सके। आयरलैंड के इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो हैं माइकल मार्टिन। इस कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि आयरलैंड के इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना है और इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना और कोई हमारे देश में अभी तक, मतलब इससे बड़ी शायद नहीं हुई। तो एक प्राइम मिनिस्टर का ये कहना, उन्होंने बाकायदा ये कहा है उन तमाम बच्चों जिनकी मौत हुई, जिनकी माँओं की मौत हुई और जिनकी माँ जो डिलीवरी के बाद वहाँ से निकल गई, बाद में उन्हें पता चला इस कमेटी के ज़रिए कि उनके बच्चों की तो मौत हो गई, उन सभी परिवार से और पूरे देश से माइकल मार्टिन ने, आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने, इसी वीक वहाँ की पार्लियामेंट में माफ़ी मांगने का ऐलान किया और वो बाकायदा ऑफिशियली इस बारे में माफ़ी मांगी। अब यहाँ तक तो कहानी ये है कि 9,000 बच्चों की मौत हुई एक आंकड़े के मुताबिक, लेकिन इसके बाद जो रिपोर्ट आई उसमें जो कमेटी में लोग थे, उन्हीं कमेटी के लोगों के हिसाब से माने तो ये फिगर शायद 9,000 बच्चों की मौत का नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा का है, क्योंकि बात 1922 से 1998 तक करीब 76 साल 76 ईयर है, जब 18 केयर होम, आखिरी केयर होम 1998 में जो था जिस पर ताला लगाया गया, तो 76 सालों में 56,000 ये तो डेटा जो कलेक्ट किए गए हैं वो आए, ऐसी कुंवारी लड़कियां जो प्रेग्नेंट थी इन 18 केयर होम में पहुंची। उन 56,000 में से 9,000 बच्चों के मरने की बात आ रही है। अब यहाँ पे ये है कि 56,000 प्रेग्नेंट पहुंची थी, तो 9 के बाद भी अगर हम देखें तो करीब 47,000 महिलाओं ने भी बच्चों को जन्म दिया। उनमें से भी बहुत सारे बच्चों का रिकॉर्ड ही नहीं है कि वो कहाँ हैं, जिंदा हैं कि नहीं है, न इस केयर होम के रिकॉर्ड पे है, फाइल पे, न कहीं और है। तो ये भी है कि ये फिगर 9,000 है या उससे ज़्यादा है, लेकिन कहानी इसलिए दहलाने वाली है कि धार्मिक कट्टरवाद के नाम पर एक समाज में कुंवारी लड़कियों के साथ जिस तरह से बर्ताव किया गया, उनके बच्चों को जिस तरह मारा गया, उनके बच्चों के ऊपर जिस तरीके से बिना माँ बाप से पूछे हुए, बिना किसी की सहमति के अलग अलग वैक्सीन के ट्रायल किए गए। आपको पता है कि अभी कोरोना की जो वैक्सीन के ट्रायल हो रहे हैं उसमें बाकायदा वॉलंटियर्स लिए जाते हैं, पूछा जाता है, आपसे फॉर्म भराया जाता है कि आप इसमें शामिल होंगे अपनी मर्ज़ी से, नहीं होंगे, तब अगर उसकी सहमति है, उसकी हामी है, तब आप उसके ऊपर ट्रायल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इन बच्चों की जिनकी उम्र छोटी, जिन्हें दुनिया की समझ नहीं, उन बच्चों को जानवरों की तरह उनके ऊपर वैक्सीन का ट्रायल किया और 7 अलग अलग किस्म के वैक्सीन ट्रायल किए गए। तो अंदाज़ा लगाइए कि कितनी ज़्यादा जानवरपना हुआ, किस बेदर्दी से इन बच्चों की मौत हुई। शुरुआत से ही अजमेर में, बल्कि 91 के आखिर में वहाँ की कुछ स्कूल और कॉलेज की लड़कियों की न्यूड पिक्चर फोटोग्राफ्स जो है वो कुछ लोगों के हाथ में सर्कुलेट होना शुरू होता है। कुछ वहाँ के जो फोटो, तब भी ये डिजिटल का दौर नहीं था, तब मोबाइल पे भी कैमरा नहीं हुआ करता था, बल्कि मोबाइल तो इंडिया में शायद उस वक्त बिल्कुल नया नया आया था या नहीं आया था, 92-91 की बात है। तो पिक्चर के लिए वही पुराना कैमरा अपना हुआ करता था, वो जो हम सब लेके कहीं भी ताजमहल जाना हो, लाल किला जाना हो तो बड़े शौक से लेके घूमते थे। तो वही एक ज़रिया था फ़ोटो खींचने का, और वो उस दौर में वही चलता था। और उस फ़ोटो के साथ जाहिर सी बात है वो आपको नेगेटिव जो है धुलवाने के लिए, उसको डेवलप कराने के लिए आपको फ़ोटो स्टूडियो जाना आपकी मजबूरी थी, आप ख़ुद से पिक्चर नहीं निकाल सकते थे। तो 91 के आखिर में और 92 की शुरुआत में अचानक अजमेर में कुछ लोगों के हाथ में ऐसी तस्वीरें आनी शुरू हुई जो अजमेर के एक बहुत ही नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल और कॉलेज उनकी लड़कियों, उनकी बच्चियों की थी। धीरे धीरे ये बात पूरे शहर में फैली, लेकिन पुलिस प्रशासन तक भी गई, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की।
तब अजमेर से एक डेली न्यूज़पेपर निकला करता था, नवज्योति, बहुत ही मशहूर अखबार। तो ये धीरे धीरे करके जब ये तस्वीरें सर्कुलेट होना शुरू हुई तो उस नवज्योति के रिपोर्टर और उनके एडिटर तक भी ये तस्वीरें कुछ पहुंची। जब उन्होंने देखा तो एक के बाद एक बहुत सारी लड़कियों की तस्वीरें। फिर जब छानबीन हुई तो पता चला कि ये वो लड़कियां हैं जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, और इनको ब्लैकमेल करने वाले बहुत बड़े ताकतवर तमाम लोग हैं, और इसीलिए पुलिस प्रशासन जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और बाकी जो छोटे मोटे और भी कुछ लोगों ने आवाज़ उठाने की कोशिश की, उन्हें भी दबा दिया गया, धमका दिया गया। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मई 1992 में नवज्योति अखबार ने फैसला किया कि वो इन तस्वीरों के साथ इस कहानी को छापेगा, और उसने वो सारी जो है ब्लर करके सारी न्यूड तस्वीरें और उसके पीछे की कहानी छाप दी। छापते ही हंगामा हो गया, पूरे अजमेर में हड़कंप मच गया। उसके बाद अब पुलिस प्रशासन की मजबूरी थी कि अब मुकदमा दर्ज करे, सारी चीज़ें हों। उसके बाद मुकदमा दर्ज होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, लेकिन पूरी कहानी क्या थी ये अब आपको मैं, चूँकि ये एक शुरुआत आपको बताई कि कैसे ये खुला एक अखबार के ज़रिए। अजमेर शरीफ हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए एक बहुत ही पाक पवित्र जगह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वहाँ पर, और तमाम लोग अपनी मन्नत और ये लेकर जाते हैं। तो ऐसी पाक जगह पर, और ये जो पूरे दरगाह की जो खिदमत, अब जब भी आप में से बहुत सारे लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं आप क्राइम तक में, मुझे लगता है कि आप अजमेर के होंगे। तो अजमेर, जब अजमेर शरीफ जाते हैं तो दरगाह पर जाने के लिए आप चादर चढ़ाना या जो बाकी भी आपकी दुआएं और ये होती हैं, तो आप अकेले जनरली हम लोग नहीं करते हैं। वहाँ पे हम खादिम की मदद लेते हैं। खादिम मतलब वो खिदमतगार और वो लोग जो उनकी कहते हैं कि उनके ख़ानदान से चले आ रहे हैं, ख्वाजा साहब के, तो उनके वंश धीरे धीरे। तो खादिम कायदे से वो हैं जिनका पूरा उस दरगाह और वहाँ के उस पर बहुत कंट्रोल रहता है, और खादिम लोग बहुत ताकतवर भी हैं वहाँ पर, इज़्ज़तदार भी हैं, और बहुत सारे मेरे कई जानने वाले हैं, वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं। लेकिन कुछ बुरे लोग भी निकल आते हैं। तो उन्हीं में से बहुत सारे जानने वाले के कुछ लोग जो खादिम को करीब से जानते हैं, ताकतवर लोग, उस वक्त अजमेर में 1991-92 में अजमेर यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट हुआ करता था फारूक चिश्ती, और उसी यूथ कांग्रेस का, अजमेर यूथ कांग्रेस का जो वाइस प्रेसिडेंट था वो नफीस चिश्ती, और जो जॉइंट सेक्रेटरी था वो अनवर चिश्ती। तो कहते हैं कि इस पूरे सेक्स स्कैंडल का जो मास्टरमाइंड था एक्चुअली वो ये तीन लोग थे, फारूक, नफीस और अनवर। इनमें से भी फारूक सबसे ज़्यादा कि वो प्रेसिडेंट था। ये लोग करते क्या थे कि वहाँ का एक बहुत ही मशहूर प्राइवेट कॉलेज अजमेर का, सोफिया गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज अजमेर शरीफ में, और यहाँ ये नहीं कि सारे गरीब और ये बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे घरों के, अमीर घरों के, खादिम के घरों के, शहर के जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं उनके घरों के, बड़े बड़े अफसरों के बच्चे। और चूँकि गर्ल्स कॉलेज और स्कूल है तो सिर्फ जाहिर सी बात है वहाँ लड़कियाँ पढ़ती हैं। तो शुरुआत में उस स्कूल की एक लड़की को किसी तरह बहला फुसला कर फारूक, चिश्ती और नफीस ये शहर के आउटस्कर्ट पे एक फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस में ले गए और वहाँ उसके साथ रेप किया और उसकी तस्वीरें खींच ली कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन में। ये पहली शुरुआत होती है और ये 91 की बात है। उसके बाद वो फ़ोटो खींच के फिर वो उसको लड़की को वापस भेजते हैं और इस धमकी के साथ कि अगर उसने मुंह खोला या कुछ बताया तो उसकी जो तस्वीरें बना ली गई हैं वो पूरे शहर में पोस्टर के तौर पे लगा दी जाएंगी। लड़की अपनी इज्जत, घर परिवार की मान मर्यादा मामूनी खोलती चली जाती है, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद अब उस लड़की को ब्लैकमेल किया जाता है कि ये तुम्हारी तस्वीरें हम पब्लिक कर देंगे, पोस्टर इसके छपवा देंगे, तुम अपने स्कूल की किसी दूसरी लड़की को लेकर फार्म हाउस पे आओगी और तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुमको बदनाम कर देंगे। अब वो अपनी इज्जत के डर से और ये कि भरोसा मिला कि इसके बाद सारी तस्वीरें जला देंगे, तुम्हें लौटा देंगे, वो अपनी एक दूसरी फ्रेंड को ले गई फार्म हाउस पे। वहाँ सेम उस लड़की के साथ भी वही, उसके साथ रेप, फिर उसकी भी तस्वीरें। अब उस दूसरी लड़की को ब्लैकमेल शुरू।
कि अब तुम्हारी तस्वीरें। तो ये मोडस ऑपरेंडी था। एक के ज़रिए दूसरी लड़की को बुलाया, दूसरी लड़की के साथ वही किया, उसकी तस्वीरें खींची, अब उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया। दूसरी के बाद उन्होंने तीसरी को कहा, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पाँचवीं, पाँचवीं के बाद छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। और अगर वहाँ के उस वक्त के सारी जांच और उस पर बिलीव करें तो ऐसी कम से कम 150-200 से ज़्यादा लड़कियाँ थीं जिनकी तस्वीरें खींची गईं, जिनका रेप किया गया और जिनको ब्लैकमेल किया गया। 150-200 से ज़्यादा लड़कियाँ, आप सोचिए। इसीलिए इसको हिंदुस्तान का अब तक का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल कहा जाता है। तो ये सिलसिला चलता रहा और ये लड़कियां सब इज्जत की वजह से खामोश रहीं। कुछ घर में अपने बताने को तैयार नहीं, कुछ हिम्मत नहीं। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि इनमें से कुछ लड़कियां टूट गईं। उन्हें इस बार बार की ब्लैकमेलिंग, धमकी और इस तरह से जीना, तो एक एक कर, एक साथ नहीं, थोड़े थोड़े वक्त के बाद इसी सोफिया स्कूल जो और कॉलेज जो है, प्राइवेट स्कूल, एक एक लड़कियों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड पे यह है कि उस स्कूल की 6 लड़कियों ने अलग अलग वक्त में सुसाइड किया। जब ये सुसाइड किया तो फिर चर्चे शुरू हुए कि आखिर एक ही स्कूल की लड़कियां एक एक कर सुसाइड क्यों कर रही हैं। तब तक शहर में कुछ ये तस्वीरें सर्कुलेट हो रही थी, तब कुछ कुछ सरगोशियां भी शुरू हो चुकी थी कि ये मामला यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन 2-3 वजह थी जिसकी वजह से ये मामला उठ नहीं रहा था। एक, जो ये लोग थे ये बड़े ताकतवर। दूसरा, खादिम के वहाँ पे कुछ लोगों का नाम, सारे खादिम नहीं कुछ का, और वो बड़े ताकतवर। तीसरा, जो उस वक्त तक केस स्टडी आया उनमें से ज़्यादातर लड़कियां जो थी वो हिंदू थीं, और जो ये सारे थे ये सारे मुस्लिम थे। तो पुलिस प्रशासन लगातार ये कहकर और नेता इसको दबाते रहे कि इससे अजमेर में दंगा हो जाएगा, तनाव बढ़ेगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की बात आ जाएगी। अक्यूज़ जो हैं, जो आरोपी हैं, वो खादिम के जानने वाले या उनके भी कुछ फैमिली मेम्बर, और जो पीड़ित हैं, जो लड़कियां हैं, वो हिंदू फैमिली की। तो ये अजमेर जो है वो फिर सुलग उठेगा। तो ये सारे बहाने बचकाने टाइप के ये कह के इस मामले को दबाना शुरू कर दिया गया। अब ये लीक कहाँ से शुरू हुआ मामला कि जब ये तस्वीरें उतारी जाती उन लड़कियों की, उन बच्चियों की फार्म हाउस में, उसके बाद जाहिर सी बात है वो कैमरा फिर उसका जो नेगेटिव था वो डेवलप होने के लिए स्टूडियो भेजा जाता था, और वो स्टूडियो भी इन्हीं गैंग के ख़ास लोगों का था, उनके जानकार का था। तो वो वहाँ जाता, तो अब जाहिर सी बात है कि स्टूडियो का मालिक जो ओनर है वो उनका भरोसे का है, लेकिन उसके अंडर में काम करने वाला डेवलपर, टेक्नीशियन, हेल्पर, ये अलग अलग। तो वो अब उस तस्वीरों की जब कॉपियाँ बनाते थे, सपोज उन्होंने 100 कॉपी बनाई, तो 8, 10, 5 कॉपी ये जो नीचे के जो लोग काम करते थे, टेक्नीशियन, हेल्पर, डेवलपर और बाकी सब, ये रख लेते थे। चूँकि सारी न्यूड तस्वीरें, उस तरह की तस्वीरें, तो वो रख लेते थे। और उसके बाद धीरे धीरे ये तस्वीरें उनके ज़रिए बाकी लोगों तक पहुंचना शुरू हुई, फिर उसकी भी कॉपियाँ बनने लगी। कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आया जिस वजह से ये 6 लड़कियों की, जो मैंने आपको सुसाइड की बात बताई, कि अभी तक जो ब्लैकमेलिंग हो रही थी वो ये फारूक, नफीस, अनवर और ये लोग कर रहे थे। और जो इन लड़कियों के साथ फार्म हाउस पे बुला के जो बाकायदा इनकी इज्जत लूटी जाती थी ब्लैकमेलिंग और इन तस्वीरों के नाम पर, उसमें कहते हैं कि कई सरकारी अफसर भी शामिल थे जो आते थे इन लड़कियों का शोषण करने। कुछ पॉलिटिशियन भी थे, चूँकि ये तीनों यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तो कुछ नेताओं को भी खुश करते थे। कुछ शहर के और मुअज़्ज़िज़ लोग भी थे। तो ये सब आते थे और ये सब मिलके उन सारी लड़कियों का, जो बेचारी स्कूल की बच्चियां हैं, उनका शोषण किया करते थे। बाद में ब्लैकमेलिंग का ये सिलसिला इतना बढ़ा कि आप बाकी तो छोड़िए, जैसे जैसे ये तस्वीरें आम लोगों के हाथों में जाती रहीं, तो इन्हीं के अपने गैंग का ड्राइवर, इनका एक तो था नौकर जो खाना वाना बनाता था, फारूक और इन सब का, वो, तो बाकी लोग जो जैसे जैसे जिसके हाथ में आता गया वो उन लड़कियों को अपने लेवल पे ब्लैकमेल करने लगे। तो एक लड़की जिसको एक तरफ एक गैंग ब्लैकमेल कर रहा है, दूसरी तरफ अगर वो उसको किसी स्टूडियो वाले के हाथ में फ़ोटो लग गया, वो स्टूडियो वाला उस लड़की तक पहुंच के वो ब्लैकमेल कर रहा है। इवन ये भी था कि छोटे मोटे कुछ जो वहाँ पे टैबलाइड टाइप के अखबार के रिपोर्टर थे, उन तक वो तस्वीरें पहुँची, उन्होंने भी ब्लैकमेल करना शुरू किया। तो इतनी
चौतरफा ब्लैकमेलिंग शुरू हुई और चौतरफा डिमांड, और हर एक की फिर ये कि वो उसके साथ रेप करना, उसके साथ ज़बरदस्ती करनी है, अगर वरना वो तस्वीर आम कर देगा। तो इस वजह से, इस दबाव में, इस तनाव में, और घर वालों को क्या कहेंगे, इनमें से करीब अलग अलग वक्त में 6 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया था। लेकिन जैसे ही फिर ये तस्वीरें इतने बड़े पैमाने पे बंटने लगी, तब नवज्योति अखबार ने मई 1992 में ये तय किया कि सरकार प्रशासन कुछ नहीं करेगी, हमें यह खबर छापनी है, अंजाम जो होगा देखा जाएगा। और उसने ये स्टोरी कर दी और वो छापी। जैसे ही छापा, अजमेर में हंगामा। अब अजमेर में जब हंगामा हुआ तो बात जयपुर तक पहुंची, राजस्थान की राजधानी तक, और वहाँ पे फिर ये था कि ये बड़ा मामला। अब इस दौरान ये 6 लड़कियों की अलग अलग की खुदकुशी की भी बात भी उठने लगी। फिर खादिम का नाम आना शुरू हुआ। अब जैसे ही हुआ तो शुरू में जो डर था पहले तो वही हुआ, इस पूरे मामले को पॉलिटिकल और कम्युनल रंग देना शुरू कर दिया गया। पूरे 3 दिन तक अजमेर बंद रहा, धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। उधर बीजेपी के लोगों ने गिरफ्तारियां की मांग करने लगी, चूँकि यूथ कांग्रेस के लोग जुड़े हुए थे। इधर कांग्रेस बीजेपी के कुछ नेताओं पर इल्ज़ाम लगाने लगी। तो ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। फिर हिंदू और मुस्लिम का रंग, कि वो खादिम एक्यूज सारे और जो हिंदू लड़कियां उनके साथ ज़्यादा हुआ। जबकि इसमें ये भी है, बाद में फैक्ट आया, वही ये कि जो क्रिमिनल होता है या जो इस तरह की चीज़ें करते हैं उसके लिए धर्म मज़हब कोई मायने नहीं रखता है। तो उसमें एक बहुत बड़ी तादाद मुस्लिम लड़कियों की भी थी जिनके साथ उन्होंने ब्लैकमेल किया, रेप किया। ये सारी चीज़ें बाद में जांच में सामने आई। तो धर्म का आप लबादा उड़ाकर या मज़हब के नाम पे आप सिर्फ ये नहीं कि वो उसके लिए अच्छा और उसके लिए बुरा है, जो बुरे होते हैं वो हर एक के लिए बुरे होते हैं। तो खैर धीरे धीरे जब ये पता चला कि इसमें बहुत सारे, इवन खादिम के फैमिली की कुछ दूर की लड़कियां थी, वो भी पीड़ित के तौर पे आईं, तो हंगामा हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन तब तक ये देश में जैसे जैसे खबरें आने लगी इस विभत्स तरीके से कि करीब 150-200 लड़कियां, गिनती का पता नहीं, एक्चुअल फिगर सच में बताऊं तो आज भी किसी को नहीं मालूम है कि कितनी लड़कियां थी। मैं तो फिर भी आपको 150-200 उस वक्त की पूरी जांच और सारी चीज़ों के आधार पर कह रहा हूँ। लेकिन कुछ अफसर ऐसे हैं, अब तो रिटायर हो गए, मेरी करीब 6-7 साल पहले आखिरी बार 2-3 लोगों से बात हुई थी, तो उनका कहना था कि सही फिगर कोई बता ही नहीं सकता, इसलिए कि वहाँ पे इतनी सारी लड़कियाँ पढ़ती थीं और उनमें से ज़्यादातर कोई भी लड़की सामने नहीं आई। तो ये चेन कहाँ पे जाके ख़त्म हुआ किसी को नहीं मालूम। और ये सिलसिला 1 साल से चल रहा था। बाकायदा गाड़ियाँ आती थी, गाड़ियाँ में स्कूल की लड़कियों को बैठा के फार्म हाउस तक ले जाया जाता था, फिर उनको घर छोड़ा जाता था। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। खैर जब ये अखबार में आया उसके बाद धरना प्रदर्शन शुरू, फिर लोगों का गुस्सा भड़का पूरे देश में, इसको लेके हंगामा हुआ। फिर पुलिस और सरकार जागी। उसके बाद अब उसने आरोपियों को एक एक करके पहचानना शुरू किया। शुरुआत में 30 लड़कियां सामने आईं और उन्होंने कहा कि हाँ हम, जब सैकड़ों में से 30 लड़कियां सिर्फ, और उसकी वजह ये थी कि सभी अपनी इज्जत और ये कि घर वालों, जो लड़की पुलिस में जाए इसका मतलब है जाहिर सी बात है कि वो ब्लैकमेल हो चुकी है, उसकी तस्वीरें बन चुकी हैं, उसका रेप हो चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि कोई भी बच्ची अपने माँ बाप का सामना कैसे करेगी। ये जो चीज़ें होती हैं, इस वजह से भी बहुत सारे इन चीज़ों का फ़ायदा क्रिमिनल उठाते हैं। तो खैर जब दबाव और सारी चीज़ें पड़ी तो उसके बाद 30 लड़कियां सामने आईं शुरुआत में। लेकिन अब यहाँ से धमकी देने का खेल शुरू हो गया उन लड़कियों के घर वालों को, और तमाम कि अंजाम बुरा होगा, पूरे राज्य में बदनाम कर देंगे ये। तो एन टाइम पे जब वो 30 आईं, उनमें से 18 जो है वो पीछे हट जाती हैं इन धमकियों से। अब सिर्फ 12 बचती हैं। 12 लड़कियां कंप्लेंट देती हैं, केस शुरू होता है। लेकिन जैसे ही केस शुरू होता है उधर फिर से धमकियां मिलने का सिलसिला शुरू होता है। 10 लड़कियां वापस अपने आप को और वापस खींच लेती हैं। वो कहती है मुझे नहीं करना कुछ। अब सिर्फ 2 लड़की बचती है। आप सोचिए, शुरुआत में 30, फिर 12 भी हट गई, 28 ने वापस चली गई, 2 लड़कियां बचती हैं। उन 2 लड़कियां वो जो बयान देती हैं वो अपने बयान पे कायम रहती हैं, डटी रहती हैं। उसके बाद पुलिस अब कैसे पहचान करे ये मुश्किल थी। तो वो जो सारी तस्वीरें थीं उसमें एक्यूज्ड के भी चेहरे थे। उनसे पुलिस उन करके ऐसे 18 लोगों की शिनाख्त करती है। 18 लोगों को आइडेंटिफाई करके नामजद मुकदमा दर्ज करती है और फिर ये मुकदमा शुरू होता है। 18 में से 12 को अलग अलग वक्त में अरेस्ट किया जाता है। 6 आज तक अरेस्ट नहीं हुए, वो भागे हुए सब। और उसके बाद ये मुकदमा चलता रहता है।
जब ये मुकदमा चलता रहता तो 1998 में 6 साल बाद 92 के सेशन कोर्ट जो है वो फैसला सुनाती है और सभी को उम्र कैद की सज़ा देती है इसमें। लेकिन जब ये ट्रायल चल रहा था तभी आप यहाँ पे एक और खेल देखिए कि जो इसका पूरा मास्टरमाइंड था, जो अजमेर यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट फारूक चिश्ती, वो अचानक एक दिमागी बीमारी उसके वकील और वो सारे अदालत में पेश करते हैं और उसको एक तरह से डिक्लेयर कर दिया जाता कि मेंटली ही इज़ नॉट फिट और उसको एक बीमारी है, तो वो जेल जाता ही नहीं है। उसको अनफिट करार देके उसको छोड़ दिया जाता और इधर उधर वो रहता। हालांकि बाद में फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका मामला दिया जाता है। लेकिन जो यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, जो अब तक सब कुछ, सारी साजिश के लिए दिमाग उसके पास सब कुछ था, लेकिन जैसे ही वो पकड़ा जाता और मुकदमा शुरू होता है तो अपने आप को एक तरह से पागल घोषित करवाता है। ऐसे ही उसके बाद जब ये केस चल रहा था और कुछ लोग बेल मिलता, वो बेल के बाद ही भाग जाते हैं। एक इनमें से जो आपको बताया था कि कैसे लोग अलग अलग वक्त में सब ब्लैकमेल करना शुरू हो गए थे, नौकर से लेके खानसामा। एक इसी का छोटे मोटे काम किया करता था फारूक चिश्ती का पुरुषोत्तम। ये बेल पे बाहर निकलता 8 मार्च 1994 को, 2 साल के बाद ही बेल। सोचिए इतनी सारी लड़कियों का बलात्कार, उसके बाद बेल भी तब आसानी से। और ये पुरुषोत्तम 8 मार्च 1994 को बाहर आता है और उसके बाद इसके बारे में खबर आती है कि इसने सुसाइड कर लिया। हालांकि आज तक साबित नहीं हुआ। दूसरी खबर ये आती है कि ये भाग गया, ये बांग्लादेश या कहीं जा चुका है, लेकिन ये कभी उसके बाद से मिला नहीं, पकड़ा नहीं गया। इनमें से जो बाकी अक्यूज हैं उनके बारे में कहता है कि इनमें से बहुत सारे यूएस चले गए। उस वक्त 1-2 लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके यूएस को इन्फॉर्म भी किया गया था, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो खैर ये सेशन कोर्ट उस वक्त फैसला सुनाती है और इनमें से सबको उम्र कैद की सज़ा दे देती है। इनके ऊपर एक तो रेप का मुकदमा चलता है और दूसरा किडनैपिंग का, क्योंकि उठा कर लेके गए थे। टोटल जो है इस मामले में 6 लड़कियों के बारे में है कि उन्होंने खुदकुशी कर ली थी अलग अलग वक्त में से स्कूल की, और 3 अक्यूज्ड के बारे में है कि ये जब बेल पर आए और इनमें से खुदकुशी कर ली। 2 का ये था कि उसके घर और आसपास उसकी इतनी बदनामी हो गई कि तुमने ऐसा काम किया कि वो शर्म से मर गया। तो 3 अक्यूज्ड, 18 में से 3 ने सुसाइड कर ली, 6 लड़कियों ने सुसाइड की। बाद में राजस्थान हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा को उम्र से घटाकर 10-10 साल कर दिया था 4 के, बाकी 4 लोगों को उसने उम्र कैद ही रखा। बट सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, ये 10 साल की सज़ा कम है। हालांकि इस दौरान सारे बेल पे सब निकलते भी गए, आते भी गए। और आज की तारीख में ये है कि जो 3 मेन अक्यूज चिश्ती हैं, इनमें से कोई भी जेल में नहीं है, ये याद रखिएगा आप। दूसरा, इस पूरे मामले में आगे तक क्या होता रहा, ये तो हो गया कि केस पकड़ा गया, सब कुछ हो गया। अजमेर में उस दौरान में 92 के बाद ये भी खबर सामने आई, अगले 5, 6, 7 साल तक, बल्कि आप 2000 तक मान के चलिए कि अजमेर की किसी लड़की से अगर कोई रिश्ता तय करने के लिए जाता था तो पहले वो चेक करता था कि वो जो वहाँ के अखबारों में जो तस्वीरें आई हैं जो ब्लैकमेलिंग की, तो कई लोग तो रिश्ते घर जाने से पहले लड़की के उस अखबार के दफ्तर जाते थे, और ये रियल स्टोरी, और जाके वो कहते थे कि हम फलाने घर की इस बेटी के यहाँ अपना रिश्ता करना चाहते हैं, ये तस्वीर उस लड़की की आप देखिए, ज़रा मैच करके बताइए कि क्या ये तस्वीर उन तस्वीरों में शामिल है जिसको ब्लैकमेल किया गया था। कोशिश तो ये होती थी कि अजमेर की लड़की से रिश्ता ही ना हो, उसका असर यहाँ तक था, और ये सोच हो गई थी इस एक केस की वजह से। लेकिन इस पूरे केस की सबसे अजीब जो बात है वो यही है कि इसमें से जितने मेन अक्यूज़ थे वो अभी बाहर हैं, ज़्यादातर को बेल मिली, एक ने अपने आप को पागल घोषित करवा दिया। अजमेर के लोग जानते हैं कि हकीकत क्या है, और जहाँ 150-200 लड़कियाँ शिकार हुई, वहाँ पे अगर 10 साल और उम्र कैद की भी सज़ा को हम लोग देखें तो फिर कई बार लगता है कि अगर यही इंसाफ है, यही कानून है, तो फिर ये सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर एक बलात्कार की सज़ा आप उम्र कैद रखते हैं तो आप सोचिए 150-200 में कहाँ गिनती जाके ठहरेगी। और अगर उस वक्त ये इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होता। दूसरा, उन लड़कियों को भी उनके घर वालों की तरफ से भी सपोर्ट नहीं मिला। ज़्यादातर लड़कियां इस वजह से, और मैं उनके इस सोच से मैं उनसे सहमत हूँ थोड़ा, कि पता नहीं उनके घर वाले क्या कहेंगे, उन्हें मार देंगे, उसे क्या होगा, मेरी वजह से मेरी बहनों का क्या होगा, मेरे भाई
शर्मिंदा होंगे, बाहर जाना माँ बाप शर्मिंदा होंगे। इस सारी मजबूरियों की वजह से ज़्यादातर लड़कियां ने खामोशी अख्तियार कर ली थी, जिसका फ़ायदा जो है वो उन मुजरिमों को हुआ। कहीं ना कहीं थोड़े हद तक वो भी, अगर आप इंसानी पहलू से देखें तो वो पूरी तरह गलत नहीं थी, लेकिन ये है कि सज़ा दिलाने के लिए ज़रूरी है कि सामने आए। लेकिन जो लड़कियां बहुत सारी इसी वजह से सुसाइड भी कर ली थी। लेकिन ये जो पूरा केस था, इसने ये बताया कि अगर ऐसे सेंसिटिव केस, ऐसे मामले में भी हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन, हमारी पूरी न्याय जो प्रणाली है वो आम केस की तरह ही से लेगी, तो फिर बड़ा वो अजीब सा होता है। क्योंकि ये यूं ही नहीं है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल, इसका पैमाना कुछ और होना चाहिए। ये केस एक नज़ीर होना चाहिए जिससे आपको सबक मिले बाकी जगह पे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यही वजह है कि एक तो अभी 2018 में 26 साल के बाद एक इसमें अपने आप को उसने अभी सरेंडर किया था, वो भी बुर्का पहन कर गया था, और उसने अपने आप को वहाँ, फारूक चिश्ती उसका नाम था, नहीं फारूक चिश्ती तो ये था, कोई और चिश्ती था वो। तो आज भी अगर आप अजमेर में वहाँ के पुराने जर्नलिस्ट और लोगों से बात करें तो ये कहानी सुन के ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उस वक्त ये भी हाँ, सुहेल गनी चिश्ती था जिसने 24-26 साल के बाद सरेंडर किया था। उस वक्त की हालत ये थी कि एक और जो चीज़ अजीब सी, कि अजमेर में रहने वाले और जिनकी बच्चियां स्कूल और कॉलेज में पढ़ती थीं, शायद ही कोई ऐसा घर, ऐसे माँ बाप होंगे जो अखबार के दफ्तर में या फ़ोटो स्टूडियो में जाके चुपचाप से, खामोशी से, छुप के ये पता करने की कोशिश नहीं करते थे कि कहीं मेरी बच्ची भी तो इसमें शामिल नहीं है, कहीं उसकी भी तो तस्वीर नहीं आ गई है। ये हालत थी। तो वो कैसे उस दौर में जीते थे, हर दिन डर डर कर, सहम सहम कर कि पता नहीं कब किस घर से किस बच्ची का नाम सामने आ जाए। तो वो जो सारी चीज़ें थी, उस सारी चीज़ों को, सारे दर्द को, सारे तकलीफ़ों को अगर आप सामने रखें, और जिस बड़े पैमाने पे हुआ था, तो मुझे लगता है कि शायद ये इंसाफ नहीं था, और इसके लिए एक नज़ीर सज़ा होनी चाहिए थी, जो हुई नहीं। तो ये थी पूरी अजमेर की कहानी, जो आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था, तो इसलिए आज मैंने कहा कि आज यही आपको सुनाता हूँ।